हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एथिक्स GS4 क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। अपने इस पार्ट 7 में आज हम देखेंगे कि समझौतावादी सिद्धांत क्या होता है, अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो हमें 3 विचारकों या 3 विद्वानों को पढ़ना है, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो। तो उसमें आज हम हॉब्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जब आप ये पूरा वीडियो हमारा देख लेंगे, पूरा वीडियो सुन लेंगे, तब आपको हॉब्स से संबंधित उनके विचारों को ही आप केवल नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि आप ये भी समझ पाएंगे कि वर्तमान संदर्भ में जो स्टेट है या जो राज्य है, इसका ओरिजिन हुआ कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरीके से इसको होना चाहिए था। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, न केवल जीएस में, न केवल एथिक्स में, न केवल एसे में, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री से लगा के अलग अलग सेगमेंट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी एथिक्स GS4 की क्लासेस हैं। एथिक्स GS4 क्लासेस के संदर्भ में ऑलरेडी हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। अपने इस पार्ट 7 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम कहते क्यों हैं। जब हम इतनी बेसिक बातें यहाँ पे पढ़ लेंगे, तब हम ये भी देखने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार हॉब्स ने अपने जो आइडिया दिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो कैसे आइडिया हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, उनकी क्या उपयोगिता है और उनकी क्या आलोचना है। इन सारी चीज़ों को जब हम कवर कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि केस स्टडी का जो मेजर पोर्शन है, जिसमें करंट से रिलेटेड केस स्टडी आती है और स्टेट के द्वारा जो ऑब्लिगेशन लगाई जाती हैं या स्टेट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं किसी भी सिटीजन के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार हम उतने स्वतंत्र होकर डिसीजन नहीं दे पाते जितना हम इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद दे पाएंगे। ठीक है? तो आप लोगों के दिमाग में जब कभी ये आता है ना कि मोदी गवर्नमेंट बेकार है, या कांग्रेस की गवर्नमेंट बेकार है, या इसके पहले की कोई गवर्नमेंट रही है वो बेकार है, तो उसको लेकर आपकी एक बेहतरीन समझ बनेगी और आप ये समझ पाएंगे कि वास्तव में जो स्टेट ये कर रहा है, क्या ये स्टेट को करना चाहिए या फिर इस स्टेट को नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद है आप ये बातें समझ गए। अब आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न ये भी आया होगा कि सर ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि स्टेट के बारे में हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन सर हमें ये तो बता दीजिए कि जो ये टॉपिक है हॉब्स का, लॉक का या रूसो का, क्या ये यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट है? क्या ये यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट है? तो बिल्कुल साहब, ये यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल यूपीएससी ने क्या किया है, जब भी थ्योरिटिकल पोर्शन आपसे पूछती है, वैसे तो पूछती नहीं है, बट जब भी पूछती है तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि हॉब्स के लॉ के संदर्भ में या राइट टू लाइफ या कहें जीवन के अधिकार के संदर्भ में क्या आइडिया हैं, और उन आइडिया की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, और एक सिविल सेवक के बारे में बताएं। तो आपको लगता है कि जब तक आप हॉब्स के लॉ के प्रति उनके विचार को नहीं समझ पाए, जब तक आप हॉब्स के राइट टू लाइफ को नहीं समझे होंगे, तब तक क्या आपकी कलम चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है? और एक और बात आपको पता हो कि अगर आपने कहीं से हॉब्स के जीवन के राइट को पढ़ भी लिया, तब भी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार जीवन के अधिकार की बात करते क्यों हैं, उसके पीछे का उनका लॉजिक क्या है, उसके पीछे के उनके फैक्ट क्या हैं। और जब आपको फैक्ट और लॉजिक नहीं पता होगा, तब आप इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? कई सारे बच्चे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से होता है, बट हिस्ट्री वो ऑप्शनल ले लेते हैं, या कोई अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, सोसाइटी ले लेते हैं, ठीक है, या फिलॉसफी ले लेते हैं। तो वहाँ पे इंटरव्यू वाले के पास ये काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है कि वो आपसे हॉब्स पे, आपसे लॉक पे, आप पे रूसो पे, आप पे मॉन्टेस्क्यू पे, आप पे अरिस्टोटल पे, इन पर क्वेश्चन पूछे, और जिनमें से हॉब्स को सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, क्योंकि हॉब्स के आइडिया जो हैं स्टेट को लेकर,
वो अन्न से काफ़ी डिफरेंट है। अभी आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, हॉब्स अरिस्टोटल से कैसे डिफरेंट है, हॉब्स कौटिल्य से कैसे डिफरेंट है, या हॉब्स के जो समकालीन हैं वो कैसे हॉब्स की तरह डिफरेंट बिहेव करते हैं, लॉक हो या रूसो हो, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और एक और बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूपीएससी में किसी भी नॉर्मल बुक आप कोई परचेज करें, ये एथिक्स की कोई भी बुक आप परचेज करें, किसी भी कोचिंग संस्थान का आप नोट्स देख लें, कुछ भी कर लें, वहाँ पर ये एब्सेंट आपको मिलेगा, नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? इसके दो रीज़न। एक तो वो ये सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ाएं, बोरिंग टॉपिक होता है ना भाई। पढ़ाने का मतलब होता है इंटरेस्ट जगा के पढ़ाना। आप जब ये पूरी क्लास कर लेंगे तो आप पूरी 1.5 से 2 घंटे की क्लास में अगर 1 सेकंड के लिए भी बोर होंगे ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे, आपको लगेगा कि सच में आप ही बैठकर वहाँ पे सोशल कॉन्टैक्ट कर रहे थे। क्लास जब कंप्लीट हो जाए तो आप खुद ही देखिएगा। तो होता यही है कि हर एक व्यक्ति की कमांड नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि लोग इसलिए भी नहीं पढ़ाना चाहते कि उनको ये लगता है कि इतना बड़ा सेगमेंट हम 1 से 1.5 घंटे में कवर कराएंगे, इतने में तो हमारा एक टॉपिक एटीट्यूड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको पता है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको बेसिक से पूरा कंप्लीट कराएंगे, ताकि एथिक्स आप ये जीवन में बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाए कि आप बैठकर भी कुछ लेक्चर बच्चों को सुना दें, ठीक है। इसलिए हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट बात है, ये तो इतनी बातें एथिक्स की हो गई, बाकी जो हमारा पढ़ाने का पर्पस है वो एक और है। वो ये कि जब आप GS 1 पढ़ते हैं तो GS 1 में आपको एक सेगमेंट पढ़ना होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। क्लियर? वर्ल्ड हिस्ट्री में आप शुरू में पढ़ते क्या है? पुनर्जागरण। सेकेंड पोर्शन आप पढ़ते हैं क्या? प्रबोधन। प्रबोधन में आपको इन विचारकों को पढ़ना पड़ता है, रूसो को, हॉब्स को, लॉक को। और जब आप इनको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बताया जाता है। इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा लेवाइथन। क्लियर? लेवाइथन क्या होता है? पता नहीं। यही तो क्वेश्चन होता है ना कि सर उसने कहा है कि लेवाइथन उसका अधकटे सर की तरह लग रहा है। अब पता तो पहले ये हो कि लेवाइथन है क्या, और फिर अधकटा सर का क्या मतलब, तभी तो समझ पाओगे। अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्लास कंप्लीट हो जाएगी, अपने आप कहोगे अरे बाप रे, लेवाइथन इसको कहते हैं। लेकिन आप किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछेंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाने वाले महानुभाव से पूछेंगे, वो भी आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? अरे बताओ, तुमको लेवाइथन नहीं पता है? अरे भाई नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रहे लेवाइथन क्या होता है, लेकिन वो नहीं बताएंगे आपको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप प्रबोधन हमारे साथ पढ़ेंगे और आपको अच्छे से पता है कि हम साथ में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा रहे, पुनर्जागरण हमने आपको पढ़ा ही दिया है, अब हम आपको प्रबोधन ही पढ़ाएंगे, तो भी वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। और आप इसीलिए समझ सकते होंगे कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री को स्लो क्यों किए हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कई सारे सेगमेंट आपको कवर करा रहे हैं। क्लियर? तो आपने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था, ये चीज़ें आपको पता हैं? नहीं पता है तो हम एक बार क्विक फास्ट मोड में आपको रिवाइज करा देते हैं और फिर आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखेंगे कि वास्तव में आज की क्लास हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको शुरू में पढ़ाया था क्या, एथिक्स के बारे में, कि वास्तव में एथिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि एथिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। जब हम आपको टाइप्स पढ़ा रहे थे तो हमने इसमें आपको 2 टाइप्स पढ़ाए थे, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 4 टाइप्स आपको हमने पढ़ाए थे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पढ़ाई थी, नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ाई थी, मेटा आपको पढ़ाई थी और अप्लाइड पढ़ाई थी। क्लियर? कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमारा कोर्स बहुत स्लो है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या चाह रहे हैं ना कि आपको क्रम में पढ़ाएं। टीचर क्या करते हैं आपको कि आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा देते हैं, फिर वो सीधा अप्लाइड पे आ जाते हैं। क्लियर? और अप्लाइड तो तब समझ में आएगा ना जब आपको उसकी थ्योरिकल प्रोसेस पता होगी, जब आपको पता होगा कि सही क्या है गलत क्या है। आपने अप्लाइड पहले कर दिया। जैसे आपको सिंपल सी बात है, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, मान लीजिए आप जब बुक परचेज करते हैं, बुक तो एक बड़ी बात हो गई, मान लीजिए आप फ़ोन परचेज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने फ़ोन परचेज किया तो फ़ोन के साथ में आपको एक बुकलेट मिलती है। क्या बुकलेट? वो क्या करती, गाइडलाइन होती है उसमें। गाइडलाइन किस चीज़ की? इस फ़ोन को चलाने की। 99% बच्चे नहीं पढ़ते हैं फ़ोन की बुकलेट को, ठीक है। तो ये जो बुकलेट है ना गाइडलाइन की, ये वास्तव में आपकी नॉर्मेटिव एथिक्स है।
अगर आप ये नॉर्मेटिव एथिक्स समझ गए, ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ गए, तो अप्लाइड हवा में चला जाएगा, इतनी इजी आपको समझ में आएगा। मेटा आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव तो अपने आप ही कंप्लीट हो चुका होगा। और जब ये आपको नॉर्मेटिव पता चल जाएगा, नॉर्मेटिव का मतलब वर्णात्मक जो हमने आपको इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब आपको ये पता चल जाएगा तब आप समझ जाएंगे कि अच्छा केस स्टडी में हमें इसे कैसे उपयोग में लेना है, केस स्टडी को किस तरीके से कवर करना है, और करंट अफेयर्स में जो आपके साथ नित्य घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के प्रति आपकी एक बेहतरीन समझ बन जाएगी। कई सारे बच्चों ने हमारी इस क्लास में खासतौर पर गीता के निष्काम कर्म की जब क्लास उन्होंने देखी और श्रीमद् भागवत गीता को जब उन्होंने पढ़ लिया, तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के बाद उनमें से कई सारे बच्चों ने हमें पर्सनली मैसेज किया, यहाँ तक कि उन्होंने पर्सनली कॉल भी किया कि सर देखिए हमने आपके कहने के बाद हमने गीता को परचेज कर लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये मतलब गीता को आपने परचेज किया, क्योंकि क्लास इतनी अच्छी हमने आपको पढ़ाई थी। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक बात बोली थी, शायद मेरे से मिस हो गई, नॉर्मेटिव को मैंने वर्णात्मक बोला था, ये डिस्क्रिप्टिव का है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है निर्देशात्मक, है ना, निर्देशात्मक जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। क्लियर? तो क्योंकि कई बार होता है ना कि हिंदी हमें पता होनी चाहिए, क्लियर। अच्छा बात यह है कि मुझे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, इसलिए आपको पढ़ाने में थोड़ा सा हिंदी टू इंग्लिश हो जाता है, बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है। निर्देशात्मक या मानकी एक तरीके की कह सकते हैं। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए, यानी कि ये 4 टाइप आप देख लिए। 4 टाइप में हमने आपको डिस्क्रिप्टिव अभी नहीं पढ़ाया है, डिस्क्रिप्टिव हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हमने आपको जब नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ाया तो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत हमने आपको 2 पार्ट्स बताए थे। 2 पार्ट्स कौन कौन से आपने पढ़े थे? 2 पार्ट्स आपने हमारे साथ पढ़े थे। पहला एक एजेंट थ्योरी, क्लियर। दूसरा आपने हमारे साथ पढ़ा था एक्शन थ्योरी, क्लियर। एजेंट और एक्शन में हमने एजेंट थ्योरी में आपको एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा दिया था। इसमें हमने आपको थोड़ा सा प्लेटो के बारे में बताया, थोड़ा हमने आपको सोक्रेटिस के बारे में बताया, और थोड़ा कन्फ्यूशियस के बारे में नहीं बताया। हमने आपको बस इतना बता दिया था कि ये लोग एजेंट थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। इतनी बातें आप समझ गए थे। आपको हमने जब इतना पढ़ा दिया था तो ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया, बाकी हमें इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है एक्शन, क्योंकि आप एक्शन लेंगे, आप IAS बनेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इसकी रेलेवेंस ज़्यादा है, इसलिए यूपीएससी ने इस पर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक्शन में हमने आपको बताए थे 2 थ्योरी हैं। एक तो हमने आपको बताया था डियंटोलॉजी, दूसरी हमने आपको बताई थी टीलियोलॉजी। डियंटोलॉजी के अंतर्गत हमने आपको 3 पार्ट बताए थे। 3 पार्ट में पहला हमने आपको क्या बताया था? कांट की नीति मीमांसा, दूसरे में हमने गीता का निष्काम कर्म, तीसरे में अंतःप्रज्ञावाद या अंतरात्मा। क्लियर? इतनी बातें हमने जब पढ़ाई थी तो ये हमने कंप्लीट करा दिया था, यानी कि हमारा डियंटोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास बचता था टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी में ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि मूलतः तो इसमें हमारे 4 पार्ट हैं, लेकिन हम इनको 8 पार्ट में पढ़ेंगे। 8 पार्ट हमारे कौन कौन से होंगे? तो 4 तो हमारे यही हो गए, क्लियर। 4 यही का मतलब क्या हुआ? पहला हमने आपको जो पढ़ाया था वो क्या था? उपयोगितावाद, ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। दूसरा हमारा जो इसमें है समझौतावादी, जो कि आज हम पढ़ेंगे। उपयोगितावाद इससे पहले हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे समझौतावादी, और इसमें हमें 3 को पढ़ना है, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये पता होना चाहिए। कई बार होता है कि इंटरव्यू में अचानक से ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि आप हमें ये बताइए कि जो परिणाम सापेक्ष या कहें कि टीलियोलॉजी है, हिंदी में इसको परिणाम सापेक्ष बोलते हैं, कि परिणाम को ध्यान में रखकर कार्य करना, उसमें कितने टाइप होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार आपको रिवाइज करा देते हैं, और रिवाइज कराने से ये भी फायदा होता है कि आपको पता रहता है कि हाँ हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक। दूसरे आते हैं समकालीन समझौतावादी, यानी कि इन्हीं के समकक्ष। उनमें हम नाम पढ़ते हैं किसका? जॉन रॉल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में 2016 में इस पे प्रश्न आ चुका है इनकी थ्योरी को लेकर कि जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी क्या है। पढ़ाएंगे, बिल्कुल डोंट वेरी, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चौथे हमारे यहाँ पे आती हैं फेमिनिज्म, बहुत ही बड़ा टॉपिक, करंट दुनिया का या कहें कि करंट वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक में से एक है फेमिनिज्म, नारीवाद, ठीक है। नारीवाद जब हम पढ़ेंगे तो इसकी विकास यात्रा से लेकर सिमोन डी बुआ की द सेकंड सेक्स बुक को भी कवर करा देंगे। और आप में से जितनी भी नारियां हैं
जितने भी पुरुष हैं वो जब ये फेमिनिज्म पढ़ लेंगे तो वो ये तो समझ जाएंगे कि वो जीवन में जो कृत्य कर रहे हैं वो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, या जो महिलाओं के प्रति लोगों के दुर्व्यवहार हैं सोसाइटी के या फैमिली के, वो किस तरीके के व्यवहार हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने गीता को अपने परिवार वालों को सुनाया, मेरी क्लास को पढ़ाया, उनको बताया कि ये श्रीमद् भागवत गीता एक बार इस तरीके से सुनिए, उसी तरीके से हम ये रिकमेंड करेंगे कि जब हम आपको फेमिनिज्म पढ़ाएं तो हर एक व्यक्ति को वो वीडियो जरूर सुनाना। ठीक है, तो वो तो जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। बाकी हमारे पास इसमें 4 टॉपिक और बचते हैं। वो 4 टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं? सुखवाद है, विकासवाद है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, और इसमें परफेक्शनिज्म है। ठीक है, लास्ट इसमें हमारा आता है स्वार्थवाद। ठीक है, तो ये 4 हमारे हो गए। परफेक्शनिज्म का मतलब होता है पूर्णतावाद। क्लियर, तो ये 4 हो गए, सुखवाद, विकासवाद, पूर्णतावाद और स्वार्थवाद। इन चारों को भी हम पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसे हम कवर करते हैं, और उसको कवर करने के बाद हम ये समझते हैं कि वास्तव में किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से वास्तव में इनकी जो थ्योरी है वो बनकर आई, और इस थ्योरी की क्या आज उपयोगिता है, इस थ्योरी के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हमारी कवर हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात, पहला तो दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि साहब ये जो समझौतावादी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक, समझौता का मतलब क्या होता है? साथ देना। मान लीजिए एक ये सज्जन है, एक ये सज्जन है, ठीक है, इन्होंने आपस में एक समझौता किया कि हम दोनों लोग मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं समझौता। इतनी बातें समझ गए। वादी का मतलब होता है विचार, यानी कि इन्होंने जो ये काम किया उसके पीछे इनका कोई एक उद्देश्य रहा था। क्या उद्देश्य रहा था? कि भाई हम अकेले ये काम नहीं कर पा रहे, भाई हम ये अकेले काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इनको MCQ लगाना बहुत अच्छा आता हो और इनको थ्योरी बहुत अच्छी आती होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, आप ही की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इनको MCQ प्रैक्टिस में कमांड है और इनको मेंस की थ्योरी में कमांड है। ये चाहते हैं कि इनको यहाँ से थ्योरी मिल जाए और ये चाहते हैं कि इनको यहाँ से MCQ मिल जाए। क्लियर? तो इन्होंने आपस में एक समझौता किया कि मित्र आप एक काम करो कि आप हमको थ्योरी पढ़ा देना, हम आपको MCQ पढ़ा देंगे। तो इन्होंने कहा कितने दिन तक? इन्होंने बोला जब तक हमारा प्रीलिम्स, जब तक हमारा मेंस और जब तक हमारा इंटरव्यू ना हो जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है, यानी कि इन्होंने कितने दिन का समझौता किया? 12 महीने का। इसको बोलते हैं समझौतावाद। क्लियर? एक विचार के अंतर्गत, एक उद्देश्य के अंतर्गत समझौता करना कहलाता है समझौतावादी। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल बात। लेकिन समझौतावाद का जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में कॉन्सेप्ट आया था स्टेट की ओरिजिन को लेकर, कि आखिरकार स्टेट का निर्माण जो हुआ उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या रोल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब भी बोलूँगा तो आप ये समझ जाना कि ये समझौतावाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमने जो पढ़ा वो इंग्लिश में पढ़ा है और आपको अधिकांशतः पता होना चाहिए कि एथिक्स के लिए हिंदी में कोई अभी बेस्ट बुक बिल्कुल भी है ही नहीं मार्केट में, एक तरीके से पब्लिश ही नहीं हुई है। बाकी जितनी भी बुक हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी टफ है, बड़ा ही उस पर जटिल शब्दों का उपयोग किया गया है और एग्जाम्पल पब्लिकली लाइव से उसमें नहीं दिए गए। ठीक है, तो इसलिए हमने इंग्लिश की बुक को यहाँ पे बेस बनाया है और इंग्लिश की बुक के हिसाब से ही हम आपको कवर करा रहे क्लास। ठीक है, तो इसलिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, आप समझ जाना, और राज्य का मतलब हम स्टेट बोलेंगे, इसे समझ जाना। स्टेट हम बोलें इससे पहले आपको एक बात और बता दें, आप लोग स्टेट आजकल सुनते होंगे राज्य को लेकर, यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप इन चीज़ों को लेकर स्टेट समझते हैं। बल्कि जबकि पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में ये स्टेट नहीं होते हैं, इनको स्टेट नहीं कहते। पॉलिटिकल साइंस में इनको प्रोविंस कहते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक, स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट कहते हैं इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ब्रिटेन को,
अमेरिका को, इसको स्टेट्स बोलते हैं। आपने हमेशा नाम सुना होगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि कई स्टेट्स का मिक्सअप है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका को आज के शब्दों में हम कंट्री बोलते हैं, बट पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ेंगे या पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टेट का मतलब एक कंट्री होता है, एक देश होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब जब स्टेट की बात आती है तो एक और यहाँ पे मैं बात बता देना चाहता हूँ ताकि आप पूरी बातें फिर आगे तक समझ जाएं। ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, अगर आप लोगों ने जिसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो वो समझ सकेंगे। ठीक है, स्टेट की जब भी हम बात करेंगे तो माना यह जाता है स्टेट उसी ही कहा जाता है जहाँ पे 4 चीज़ें हों। ठीक है, 4 चीज़ें कौन कौन सी? पहला तो वहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए, दूसरा वहाँ पे क्या है कि जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा वहाँ पे क्या, उसकी टेरिटरी होनी चाहिए, उसका एक क्षेत्र होना चाहिए। क्लियर, ये बात आप समझ गए। तीसरा यहाँ पे क्या है कि आपका कोई एक अथॉरिटी बॉडी होनी चाहिए। क्लियर, और चौथी बात यहाँ पे क्या है कि उसमें सॉवरेंटी होनी चाहिए, यानी कि संप्रभुता, कौन संप्रभु है ये पता होना चाहिए। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है कि जब हमने स्टेट को समझ लिया, ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हॉब्स जो महोदय हैं, ठीक है, या लॉक जो महोदय हैं, या जो रूसो महोदय हैं, ये किस चीज़ की बात करते हैं, ये किस चीज़ के समझौतावादी सिद्धांत की बात करते हैं? तो वास्तव में ये जो बात करते हैं वो बात करते हैं इसी स्टेट के ओरिजिन की। ये बात करते हैं कि एक स्टेट का निर्माण होना चाहिए, एक स्टेट रूपी कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक स्टेट रूपी कोई बॉडी होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में आया होगा, सर क्या उस समय स्टेट नहीं था? जो ये लोग स्टेट के बारे में बातें कर रहे हैं, क्या इनको ये नहीं पता था कि स्टेट तो हर जगह पे एग्जिस्ट करता ही करता है? तो इनको पता था, बट उस समय जब ये लोग ये विचार दे रहे थे, उस समय स्टेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि स्टेट था ही नहीं। और जब स्टेट नहीं था इसीलिए स्टेट की बात कर रहे थे। अब आपको लग रहा होगा कि सर आखिरकार स्टेट की बात कर ही क्यों रहे थे? स्टेट नहीं था ये तो हम मान लिए, लेकिन स्टेट की बात क्यों कर रहे थे? तो स्टेट की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वो स्वभाव से लालची होता है। जो मानव होता है वो स्वभाव से ज़्यादा पावर को अपने में इकट्ठा करना चाहता है, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है और चाहता है कि वो दुनिया पे राज करे। ध्यान देना इस चीज़ को, वो चाहता है कि दुनिया पे राज करे। नॉर्मल सी बात है, आज भी हर इंसान सोचता है। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे नेता मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे दबंग लोग मिल जाएंगे, गुंडे मिल जाएंगे, जो क्या चाहते हैं कि उनकी पावर बढ़े। आज वो उस मोहल्ले के गुंडे हैं तो कल उस शहर के बन जाएं, कल उस शहर के थे तो परसों वो उस पूरे राज्य के बन जाएं, उस राज्य के बाद वो पूरे देश के बन जाएं और डॉन कहलाने लगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जब ये पावर इकट्ठा कर रहे होंगे, जब ये अपना नाम बड़ा कर रहे होंगे, तो किसी न किसी को तो ये प्रताड़ित कर रहे होंगे ना, किसी न किसी को एक्सप्लॉइट तो कर ही रहे होंगे। वो कौन होगा? वो आम जन होगा। आम जन कौन होगा? जो कमज़ोर होगा। यानी कि कमज़ोर व्यक्ति से पावर को छीनना इन बड़े से बड़े लोगों का उद्देश्य था। इन कमज़ोरों का उद्देश्य, अपने से कमज़ोरों से पावर छीनना इनका उद्देश्य था। यानी कि हर एक व्यक्ति शक्ति को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ध्यान देना, शक्ति को पाने के लिए हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा था। हर एक व्यक्ति चाह रहा था कि उसके पास पावर हो, उसके पास अथॉरिटिकल राइट हो, उसके पास जितनी भी चीज़ें हों उससे कोई छीन ना पाए। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए वो अपनी पावर बढ़ाता गया। अब एक बात बताइए, जब ये पावर बढ़ा रहा होगा, दूसरों के ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा होगा, दूसरों के मानव होने के अधिकार का उल्लंघन कर रहा होगा। करंट से जुड़ो, आजकल के नेता टाइप के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कभी किसी को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार देते हैं,
तो कभी इस नाम पे मार देते हैं कि आपने वंदे मातरम नहीं बोला, कभी इस नाम पे मार देते हैं कि वो व्यक्ति मस्जिद में क्यों आ गया, कभी इस नाम पे मार देते हैं कि उसने दंगा भड़काया। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके की यही तो स्थिति है कि वो व्यक्ति चाह रहा कि हम पावरफुल हैं, लोग हमें जाने कि हाँ हम इस पूरे गांव के, इस पूरे मोहल्ले के चौधरी हैं, हम इस पूरे मोहल्ले के एक सरपंच हैं। खाप पंचायतें क्या करती हैं? अपनी पावर को ही तो दिखाती हैं कि ये लव मैरिज जो हो रही है ये नहीं होगी। जो 14 फरवरी को जो अलग अलग दलों के द्वारा, संगठनों के द्वारा जो चीज़ें अभिव्यक्त की जाती हैं वो क्या शो करती हैं? यही चीज़ तो शो करती हैं कि हम पावरफुल हैं। आप दोनों को इंडिविजुअली ये राइट नहीं है कि आप इनसे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस अनार्किज्म को, इस अराजकता को कौन रोकेगा? कोई तो एक होना चाहिए, कोई तो एक मसीहा होना चाहिए जो अच्छे दिन लाने की बात करे। वो कौन हो सकता है? मोदी नाम मत लेना, वो स्टेट हो सकता है। समझ रहे? वो स्टेट हो सकता है। किसकी नज़र में? हॉब्स की नज़र में। किसकी नज़र में? लॉक की नज़र में। किसकी नज़र में? रूसो की नज़र में। हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों कहते हैं कि मानव को उस बुरी से बुरी विपदा या उस बुरी से बुरी मानवीय अवस्था से बाहर निकालने के लिए, क्रूर अवस्था से बाहर निकालने के लिए एक थर्ड बॉडी का होना आवश्यक है। और वो थर्ड बॉडी कोई और नहीं, वो स्टेट होनी चाहिए। अब समझ रहे कि स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? स्टेट एक नाम है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक थर्ड पार्टी है। उन दो लोगों के मध्य को, उन दो लोगों के मध्य जो अनार्किज्म है, जो पावर को लेकर टसल है, उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने रूल्स को फॉलो करवाने के लिए, सोसाइटी में हार्मनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, सोसाइटी में समरसता को बढ़ावा देने के लिए, सोसाइटी में पीस को इनकलकेट करने के लिए स्टेट की इसलिए ज़रूरत है। आज आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आज आप हमेशा सुनते होंगे कि इस देश को तोड़ दो। आज आप हमेशा सुनते होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, जो आज खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, जो आज नक्सलवाद की बातें कर रहे, जो आज देश में हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ा रहे, जो आज देश में अराजकता को प्रमोट कर रहे हैं, इनको कौन रोक सकता है? अकेले मोदी रोक सकते हैं क्या? अकेले अमित शाह जी रोक सकते हैं क्या? अकेले आप IAS ऑफिसर बन के रोक सकते हैं क्या? तो नो, नेवर, कभी नहीं रोक सकते। आप IAS जब बनेंगे तो आपको क्या लगता है कि इस 3 वर्ड में पावर है क्या? नो, इन 3 वर्ड में पावर नहीं है, इस स्टेट में पावर है। ये स्टेट इतना स्ट्रांग है कि इसने इन 3 वर्ड को इतनी पावर दे दी है कि आप कंट्रोल करो। अभी आप साइन करते होंगे ऐसे करके, ठीक है, तो आपने ऐसे साइन कर दिया या ऐसे आपने साइन कर दिया, कुछ भी लिख दिया ऐसे करके, कोई वैल्यू नहीं है। जब आप कलेक्टर हो जाएंगे और आपके नाम के आगे ये 3 वर्ड लगे होंगे और आपने ऐसे ही कर दिया, बस ये हो गए आपके रुपए, हो गई आपकी अथॉरिटी। आपकी एक कलम से भारत का नक्शा बदल सकता है और आपकी एक कलम से भारत बदल सकता है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसे क्या बनाना चाहते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये स्टेट कर रहा है। स्टेट आपको अथॉरिटी दे रहा है कि आपके सामने एक लीडर घुटनों के बल खड़ा है। स्टेट आपको अथॉरिटी दे रहा है कि देश का प्राइम मिनिस्टर आपके सामने निर्वाचन के लिए अपना पत्र लेकर आया है, नामांकन पत्र लेकर आया है और आप बैठे हैं। आपने पिक्चर्स देखी होगी मोटिवेशन की, ठीक है। वो कौन अथॉरिटी है? स्टेट है। क्या मोदी जी हैं? लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं ना कि मोदी बहुत पावरफुल है। लोग हमेशा बोलते रहते कि अमित शाह जी ना बहुत पावरफुल इंसान है, देश का चाणक्य है। चाणक्य हो सकते हैं अमित शाह, लेकिन अमित शाह सुपर पावर नहीं है, मोदी जी सुपर पावर नहीं है। ये सब के सब स्टेट के अंडर में है। स्टेट जब तक इनको नहीं चाहेगा तब तक इतने पावरफुल नहीं बनेंगे। हाँ, स्टेट अलग अलग हो सकता है। कोई ऑथोरिटेरियन स्टेट हो सकता है जहाँ अधिनायकवाद है, लाइक चाइना आप देख सकते हो।
कोई रीजनल स्टेट हो सकता है जहाँ पे धार्मिकता है, जैसे सऊदी अरब वगैरह को आप देख सकते हो। डेमोक्रेटिक स्टेट हो सकता है, जैसे यूएसए आप देख सकते हो, अपना प्यारा भारत इंडिया आप देख सकते हो। स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, वो टाइप्स ऑफ स्टेट हैं, हम कभी पढ़ाएंगे आपको। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टेट एक अथॉरिटी है जो इंडिविजुअल्स के राइट को एक तरीके से सहज कर रखती है, उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को मूल्यवान समझती है और लोगों को, उन आम जन लोगों को इन उपद्रवियों से बचा कर रखती है। यानी कि उपद्रवियों पर कंट्रोल करने का साधन है स्टेट। इतनी बातें आप समझ गए? अगर इतनी बातें आप समझ गए तो आप ये समझ सकते हैं कि स्टेट वास्तव में क्यों आया। अराजकता विद्यमान थी, आपने ये समझा, मानव परेशान था, आपने ये समझा। लेकिन एक बात बताइए, जो स्टेट आया क्या अपने मन से मंगल ग्रह से आ गया? क्या अपने मन से लोगों ने बना लिया? तो नहीं। जो लोग पावर के लिए लड़ते थे एक दूसरे से, वो भी एक दिन थक गए होंगे ना। जैसे मोहल्ले के लोग हैं, बहुत लड़ते रहते होंगे रात दिन, कभी इस चीज़ के लिए, कभी उस चीज़ के लिए, कभी फला ने कह दिया, कभी उसने ये कह दिया, कभी वो मेरे बर्तन ले गई, कभी वो ये कर गई, कभी उसने चुगली कर दी, कभी उसने चुगली कर दी। ये तो छोटी छोटी बातों को लेकर मोहल्ले वाले लड़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पे तो दोनों की कॉमन राय बनती है ना। क्या कॉमन राय? कि अगर तीसरा कोई आएगा हमसे लड़ने, मोहल्ले वाला, तो हम दोनों लोग मिलकर इसको मारेंगे। भले हमारी और आपकी लड़ाई हो, भाई और बहन के मध्य कितनी भी लड़ाइयाँ हो आपस में, लेकिन जब तीसरा कोई बहन को छेड़ेगा तो भाई चुप नहीं बैठेगा। जब कोई तीसरा भाई को पीट रहा होगा तो बहन चुप नहीं बैठेगी, बहन भी उसकी कस के कुटाई कर देगी। समझ गए? तो जो कुटाई करेगी वो किसके लिए करेगी? भाई के ऊपर दया आ गई इसलिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तीसरा उसको मारने की कोशिश कर रहा ना। तो इसलिए इन्होंने अपने आपसी मतभेद को कुछ समय के लिए भुला दिया। बोले कि देखो अभी हम आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में बाद में लड़ लेंगे, पहले बाहर वाले को पीट लेते हैं और फिर अपना घर में आपस में लड़ने लगे। यहाँ समझना, आपस में नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने कुछ राइट छोड़ दिए, अपने कुछ अधिकार छोड़ दिए और एक कॉमन अधिकार की तरफ आ गए और उस कॉमन अधिकार के लिए तीसरे से लड़ बैठे। अब इसी को यहाँ पे समझो कि हर एक व्यक्ति पावर इकट्ठा करना चाह रहा था, हर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी चाह रहा था, हर एक व्यक्ति वहाँ पर प्रॉस्पर अपनी लाइफ जीना चाह रहा था। तो एक बात बताओ, कहा नहीं जाता कि हर एक शेर का एक सवा शेर होता है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई एक बहुत बड़ा गुंडा होगा, आपके गांव में एक कोई बहुत बड़ा दबंग होगा, ठीक है, उसका भी तो कोई एक दबंग होगा ना, उसका भी तो कोई एक भाई होगा। भाई का मतलब गुंडा, डॉन आदमी। अब आप लोग राधे भाई मत कहना कि राधे भाई होंगे डॉन, ठीक है, उसका भी तो कोई एक डॉन होगा। तो वो जो डॉन होगा उसका भी कोई एक डॉन होगा। समझ रहे हैं? यानी कि ये सबके सब एक दूसरे से डरते हैं और सब चाहते हैं कब कौन किसकी सत्ता को हथिया ले। तो सबके सब जब डर रहे हैं तो सबको ये संदेह लग रहा है कि किसी ना किसी दिन सब मारे जाएंगे। तो एक काम करते हैं भाई कि आप हमारे मोहल्ले में मत आना, इन चीज़ों में आप हमारे मोहल्ले में मत आना। यानी कि हमने आपस में कुछ समझौते बनाए, कुछ नियम बनाए और नियम बनाकर हमने कह दिया कि देखो ये हमारा पूरा एरिया है, इतना एरिया ये आपका हो गया, इतना एरिया ये हमारा हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ मत आना, हम यहाँ नहीं आएंगे। अब बात ये कि इस एरिया को देखेगा कौन कि आप यहाँ आए कि आप यहाँ नहीं आए। तो इसको देखने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक तीसरे इंसान को रखेंगे जो न्यूट्रल होगा, उसका नाम है स्टेट। और जब हम उसे रखेंगे तो वो ये चेक करेगा कि आप आए कि नहीं आए, और अगर आप आ गए तो आपको रोकेगा, और रोकने के लिए इसको पावर चाहिए, तो वो पावर हम लोग इसे देते हैं। यानी कि हम अपने ही तरफ से खुद से एक समझौता करते हैं और समझौता करके अपने कुछ कुछ अधिकारों को इस तीसरी बॉडी को देते हैं और इससे कहते हैं कि ये हम दोनों को कंट्रोल करे। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन और अंतिम लाइन क्या है कि हम भारत के लोग, सिंपल सी बात है, हम सभी लोग मिलकर क्या बनाते हैं? इस संविधान को बनाते हैं
और जब संविधान हम बना लेते हैं तो लास्ट में हम क्या कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को मार्गशीर्ष को क्या करते हैं, आत्मर्पित करते हैं ना अपने, यानी कि हमने जो नियम बनाए कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मर्पित करते हैं और अधिनियमित करते हैं। ये 3 वर्ड हैं, अंगीकृत यानी कि हम जो बना रहे हैं हम सभी लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं और दिल से स्वीकार कर रहे हैं और अपने ऊपर ही इन रूल्स को थोप रहे हैं। यानी कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो एक तरीके का स्टेट है, क्लियर, वही स्टेट जो उस समय हॉब्स लोगों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बातें आप समझ गए कि हाँ स्टेट ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, बात क्या ध्यान देना, ये जो स्टेट बनेगा क्या ये स्टेट उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल होगा या उन लोगों से कमज़ोर होगा? तो हॉब्स कहते हैं कि नहीं साहब, इस स्टेट को जो हम बनाएंगे ना ये स्टेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। क्यों? अगर ये पावर कम हुई इसकी तो ये लोगों के राइट को नहीं बचा पाएगा, लोगों की डिग्निटी को नहीं श्योर कर पाएगा और समाज में पीस और हार्मनी नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें इसको पावर देनी है और जो हम पावर देंगे वो एब्सोल्यूट पावर होगी, यानी कि इसके बाद नीचे वाले दोनों को उतनी पावर नहीं मिली होगी। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ध्यान देना, एब्सोल्यूट का मतलब अनार्किज्म नहीं है। यानी कि इस एब्सोल्यूट हमने राइट तो दे दिए लेकिन ये स्टेट अपने इस एब्सोल्यूट राइट का वायलेशन नहीं करेगा। यानी कि अब हमने इसको अधिकार दे दिए तो ये हम ही लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, हमें ही प्रताड़ित नहीं करेगा। होता है ना कि कई बार हम किसी को बना देते हैं, हम किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे देते हैं और जब वो व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो हमारा ही शोषण करने लगता है। तो हॉब्स यहाँ पे कहते हैं देखो भाई, अगर आप शोषण करने लगे, अगर ये स्टेट शोषण करने लगा तो इस स्टेट को आप समाप्त कर दीजिए, आप इस स्टेट को मत बनाइए। यानी कि दोनों ऑप्शन हैं। हम इसलिए बना रहे हैं स्टेट को क्योंकि ये लोगों की लाइफ और डिग्निटी को श्योर कर सके, अराजकता को समाप्त कर सके, इसलिए हम इसको पावर दे रहे हैं, इसलिए हम इसे एब्सोल्यूट बना रहे हैं। हम इसे इसलिए एब्सोल्यूट या पूर्णवादी नहीं बना रहे या निरपेक्ष नहीं बना रहे कि ये हमारा शोषण करे, और अगर ये हमारा शोषण करता है तो इस स्टेट को भंग कर दो, इस स्टेट को समाप्त कर दो, क्योंकि हम कभी भी प्रताड़ित करने वाले राज्य की डिमांड नहीं चाहते। अब यहाँ पे रुकना, आपको लग रहा होगा मैंने ऐसा क्यों कहा। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने कई सारे नाम सुने होंगे। हिटलर को सुना होगा आपने, मुसोलिनी को सुना होगा आपने, आगे चलकर आपने नेपोलियन को, यानी कि नेपोलियन इससे पहले आते हैं, उनको भी सुना होगा। इन तीनों में क्या कॉमन था, इन्होंने अनार्किज्म स्टेट को अपना लिया। और जब इन्होंने अनार्किज्म स्टेट को अपनाया तो इन्होंने क्या तथ्य दिया कि हम रूसो को फॉलो कर रहे, हम हॉब्स को फॉलो कर रहे, हम लॉक को फॉलो कर रहे। इन 3 विचारकों को उन्होंने सहारा लिया। जैसे आजकल आप देखते होंगे ना, लोग क्या कहते हैं कि गांधी जी ने ये कहा था तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे तो हम वेट कर रहे हैं। अनार्किज्म कितना भी आ जाए देश में, लेकिन ये महोदय क्या हैं कि अच्छे दिन के इंतजार में बैठे हैं। मॉब लिंचिंग इनके मोहल्ले में हो रही लेकिन अच्छे दिन के इंतजार में बैठे हैं। पेट्रोल का दाम 100 पार हो गया लेकिन अच्छे दिन के लिए बैठे हैं। लोगों की कमर टूट गई इकोनॉमी से लेकिन अच्छे दिन के इंतजार में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर स्टेट अच्छे दिन नहीं ला पा रहा जो इसने आपसे प्रॉमिस किया था, अगर स्टेट आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा, जनता का शोषण कर रहा, जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज कर रहा, तो इस स्टेट को उखाड़ फेंक दो, इस सत्ता को हटा दो। और इस सत्ता को हटाने के बाद जिस सत्ता को एस्टेब्लिश करो वो सत्ता ऐसी होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो, जो लोगों के कल्याण की बात करे। यहाँ ध्यान देना, उस समय डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया नहीं था, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक हो, कल्याणकारी हो,
उसे ही बनाओ, और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक सरकारें बदलते रहो। अब आप इसकी प्रासंगिकता समझ गए कि हॉब्स के विचार कहाँ पर उचित हैं? जब राज्य अपनी तानाशाही दिखाने लगे, जब राज्य किसी व्यक्ति को 124A धारा के अंतर्गत सेडिशन का चार्ट लगा के, एक्ट लगा के, केस लगा के, राजद्रोह का मुकदमा लगा के उसे देशद्रोही करार देते, जबकि वो देशद्रोही हो ही ना, 1 साल 3 साल 5 साल बाद ये प्रूफ हो कि नहीं साहब उसका तो उस दंगे में कोई रोल ही नहीं था, तो ऐसे स्टेट को समाप्त कर दो। ये एक्सप्लॉइट करने वाला स्टेट है, ये ह्यूमन डिग्निटी को ब्रेक करने वाला स्टेट है, ये ह्यूमन लाइफ को चुनौती देने वाला स्टेट है। समझ रहे हैं? अब आपको जब भी केस स्टडी मिलेगा तो वहाँ पे आप कर सकते हैं ना कि हॉब्स के अनुसार स्टेट को एक्सप्लॉइट करने का राइट नहीं है, एब्सोल्यूट होने का राइट है, बट ये उसका एब्सोल्यूटिज्म जो है वो ह्यूमन डिग्निटी के बेस पर नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। ठीक है, इसलिए हमने उसे एब्सोल्यूट बनाया। इतनी बातें आप समझ गए? जब आप इतनी बातें समझ गए तो हॉब्स ये कहते हैं कि देखिए भाई साहब, जब आप स्टेट आप बनाएंगे, ठीक है, स्टेट को आपने बहुत सारी पावर दे दी, ये पावर आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये जो पावर आपने ज़्यादा दी, तो ये जो बनकर स्टेट तैयार हुआ ना, इसको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंसान पावरफुल था। छोटे छोटे गुंडे थे, छोटे छोटे गुंडों ने अपने एक भाई को बड़ा भाई बना लिया, तब इसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई ना, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। इस शक्तिशाली व्यक्ति को, इस शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन को हॉब्स ने एक नया नाम दिया, और उस नाम को कहते हैं क्या बताइए? लेवाइथन। ठीक है, लेवाइथन। लेवाइथन वास्तव में वो पावरफुल इंसान है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, अनंत पावर है, निरपेक्ष है, कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता, और वो जो चाहेगा वैसा करेगा। वो अगर उसने कहा कि आपको कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान मास्क को वियर करना है, और आपने अगर मास्क वियर नहीं किया तो आपको पनिश दे देगा, 500 रुपये आप पर फाइन पर से लगा देगा। आपसे अगर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और आप नहीं कर रहे तो आपको पनिश दे देगा। कई सारे लोग हैं, कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष, आपने अभी एक वीडियो देखा होगा, कार में एक देवी जी जा रही थी, देवी जी ने क्या कहा, सज्जन महोदय ने दिल्ली पुलिस के उन्हें रोका कि भाई साहब आप लोग रुक जाइए, आपने मास्क नहीं पहना है। तो देवी जी कहती हैं कि मैं मास्क पहनूं या ना पहनूं, आप कौन होते हो? मेरी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और आप होते कौन हो? यहाँ तक कि बड़ी अभद्रता का परिचय दिया उन सज्जन के सामने, जबकि दिल्ली पुलिस के जो भी सज्जन उस समय जवान थे बड़ी शालीनता से उनसे बात कर रहे थे। सोचो, यहाँ पे ध्यान देना, स्टेट कौन था? दिल्ली पुलिस। उस समय आम जन कौन थे? ये लोग। स्टेट क्या कर रहा था? बड़ी आम जन तरीके से बात कर रहा था, समझा रहा था। तभी वो देवी जी बोलते हैं कि मैं अगर इनको यहाँ पर किस भी करूँ तो आप कौन होते हो रोकने वाले? इन्होंने कुछ नहीं किया, स्टेट के जो उस समय कर्मचारी थे उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? इन देवी जी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट क्या है? स्टेट के द्वारा गठित एक इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्टेट ने कोर्ट को क्या दे रखा है? राइट, एब्सोल्यूट राइट। और कोर्ट ने क्या किया? इन दोनों को जेल भेज दिया। अब आप बताइए, अगर ये स्टेट ना होता, अगर ये कोर्ट ना होता, अगर ये सज्जन ना होते, तो ये मेम साहिबा जिंदगी में कभी सुधार करती? नहीं करती। और जब ये जिंदगी में सुधार नहीं करती तो 135 करोड़ से हम कैसे उम्मीद कर सकते? कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पीरियड पे नरेंद्र मोदी जी यानी कि देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आह्वान किया कि 22 मार्च से देश में हम लॉकडाउन को लगा रहे हैं, कोई भी घर से बाहर मत निकलना, निकलोगे तो लाठियां पड़ेंगी। लाठियां इसलिए नहीं पड़ रही थी कि स्टेट अनार्किज्म हो गया था, इसलिए पड़ रही थी क्योंकि स्टेट ने एक रूल बनाया था। किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। और पब्लिक वेलफेयर के लिए जो रूल बनाया, उस रूल का अगर पब्लिक ही वायलेशन कर रही है, कुछ लोग जो कि पब्लिक के हित में नहीं है, तो स्टेट फोर्सफुली उसे इंप्लीमेंट करवाएगा,
फोर्सफुली लाठियां चलवाएगा, फोर्सफुली उस पर बौछार करवाएगा। अब आप ध्यान देना, अभी तक हमने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी पहले कि भारत सरकार ने जो उस समय प्रवासी मजदूरों पर फव्वारे चलवाए वो उचित था अनुचित था? मानवता के हिसाब से हमने पढ़ाया था तो अनुचित था। हॉब्स के हिसाब से अब देखेंगे तो आप क्या लगेगा? उचित था। क्यों? क्योंकि लोगों को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लोगों को ये देखना चाहिए था कि स्टेट ने उनके वेलफेयर के लिए कोई बात कही है तो लोगों को मानना चाहिए। और लोगों ने क्योंकि कानून का वायलेशन किया इसलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्टेट उस कानून के वायलेशन को रोके ताकि बड़े लेवल पे पब्लिक वेलफेयर श्योर हो सके, इसलिए स्टेट ने ऐसा काम किया। अतः स्टेट को हम गलत नहीं कह सकते। केस स्टडी अगर ऐसे ही आपको आ जाए, इंटरव्यू में आपसे अगर पूछ लें कि आपको लगता है कि मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया, देखो यही चीज होती है। अभी तक आप लोग जो नॉर्मल जवाब देते होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह देखते होंगे, अरे लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए मोदी जी को, बट एथिक्स की लैंग्वेज में लॉकडाउन लगाना अब आपको समझ में आएगा साहब उचित है, क्योंकि लॉकडाउन लगाना एक तरीके से स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि स्टेट को वी द पीपल, हम लोगों ने कहा है कि साहब आप हमारे वेलफेयर के लिए कोई लॉ बनाइए, हमारे वेलफेयर के लिए कोई सी लॉ को इम्प्लीमेंट कराइए। और अगर वो हमारे वेलफेयर के लिए कोई लॉ बना रहा है, किसी लॉ का इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? क्लियर? तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, जब आप इतनी बातें समझ गए तो आप ये भी समझ गए कि हाँ, हॉब्स के हिसाब से स्टेट को ये करना कितना उचित है। ठीक, इतनी बातें आप समझ गए। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार जब स्टेट हमारा ये बन गया, ठीक है, स्टेट को हमने सारे राइट दे दिए जितने हमें राइट देने थे, और वो हम पर हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने लगा फोर्सफुली। क्लियर? क्योंकि ये अपने आप में क्या है? एक तरीके का लेवाइथन है। लेवाइथन वर्ड आप समझ गए। अब जब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, वहाँ पर जब हम लेवाइथन का जिक्र करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे कि अच्छा लेवाइथन का मतलब होता है एक पावरफुल पर्सन। कई बार इंटरव्यू में बच्चों से पूछा गया है कि लेवाइथन से आप क्या समझते हैं, वो कहते हैं सॉरी सर पता नहीं। आपको लगता है कि ये चीज़ आपको सॉरी वहाँ बोलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए, इतना तो नॉर्मली पता ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो आप समझ गए, कोई बात नहीं, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। जब स्टेट बन गया, अब आप बताइए, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि स्टेट के पहले स्थिति क्या थी? एक तरीके की अराजकता की स्थिति थी। ठीक है, मानव दुखी था, समझ रहे हैं? इतना ध्यान देना, मानव उस समय दुखी था, वो उस समय परेशान था, डरता था कहीं उसको कोई मार ना दे। क्लियर? अब जब इतनी स्थितियां थीं, यानी कि उस समय बिल्कुल कोई स्कोप ही नहीं था किसी तरीके के मानव के सुखी होने के, तो आप बताइए क्या एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा? नहीं। क्या उस समय जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा? नहीं। क्या उस समय की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी? नहीं। क्या उस समय का जो लिटरेचर है वो प्रॉस्पर होगा? नहीं। कहने का मतलब है कि उस समय का जो समाज है वो रूढ़िवादिता का शिकार हो जाएगा, उसमें मॉडर्निज्म का कोई भी एलिमेंट इनकलकेट या इंसर्ट नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक सोसाइटी मॉडर्न नहीं बनेगी, और जब तक सोसाइटी मॉडर्न नहीं बनेगी तब तक स्टेट की जो रेलेवेंस है किसी काम की नहीं। समझ रहे? तो सिंपल सी बात है, जब स्टेट आ गया तो स्टेट ने क्या किया? इस अराजक स्थिति को समाप्त कर दिया, मानव के दुखी होने को समाप्त कर दिया, परेशानियों को दूर कर दिया, उसकी मृत्यु के डर को समाप्त कर दिया। जैसे सिंपल सी बात है, आज आप में से कई सारी लड़कियां अलग अलग स्टेट की हैं, कोई झारखंड की है, कोई छत्तीसगढ़ की है, कोई पश्चिम बंगाल की है, कोई मध्य प्रदेश की है, कोई यूपी की है, कोई एमपी की है, अलग अलग स्टेट की हैं, लड़कियां हो आप सब। आप जब दिल्ली आते हो, ठीक है, तो आप बताइए, दिल्ली में ना तो आपके गार्जियन होते हैं, ना ही दिल्ली में कोई आपका कलीग्स होता है, ना ही दिल्ली में कोई आपका पार्टनर होता है। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो, ठीक है, कोई नहीं होता। आप लोग 1500 से ज़्यादा 2000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे आते हो अलग अलग स्टेटों से। हर जगह ये रूट कॉमन नहीं, मैंने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सारा कॉमन कर दिया। जब इतनी यात्रा आप करके आते हैं यहाँ पे, तो आप किसके भरोसे आते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा? इसी स्टेट के भरोसे। और आप आते हैं तो क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ने से क्या होगा?
कल्चरल इम्प्रूवमेंट होगा। पढ़ने से क्या होगा? लिटरेचर प्रॉस्पर होगा। पढ़ने से क्या होगा? सोसाइटी काफ़ी लॉयल बनेगी। पढ़ने से क्या होगा? सोसाइटी में मॉडर्निटी आएगी। और जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो जहाँ से हम आए हैं, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, उन छोटे छोटे गांवों में जो कट्टरता विद्यमान है उसे भी समाप्त कर देंगे। समझ गए? यानी कि एक तरीके से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि स्टेट अगर नहीं होता है तो जो व्यक्ति की और गतिविधियां हैं जो उसकी उन्नति में उसके सहायक होती हैं वो अपसेंट रहती हैं, और जब स्टेट आ जाता है तो वो सारी की सारी प्रेजेंट हो जाती हैं और उस समय का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। उस समय की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज बनती है। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। और मानव का विकास होता है। अब एक बात बताइए, जब हमने पढ़ा था क्या? प्रबोधन। ठीक, तो प्रबोधन में क्या केवल विचारक ही इम्पोर्टेंट थे या उन विचारकों को संरक्षण देने के लिए स्टेट भी इम्पोर्टेंट था? अब आप समझ गए कि स्टेट का और विचारक का क्या रिश्ता है। आप अब समझ जाएंगे कि पुनर्जागरण जो हुआ उसमें स्टेट का क्या रोल था। यानी कि स्टेट ने अगर पुनर्जागरण में उन नाविकों का साथ न दिया होता, जो नाविक विश्व के अलग अलग देशों में गए, हेनरी नेविगेटर जैसा पुर्तगाली राजा ने अगर साथ न दिया होता तो क्या वास्को डी गामा विश्व की भ्रमण की खोज पे निकलता? नहीं निकलता ना। यानी कि स्टेट ही अपने लोगों की लाइफ को संवर्धित करता है और उसे बढ़ावा देता है। इतनी बातें आप समझ गए। अब जब इतनी बातें समझ गए तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, वो क्या कि हॉब्स कहते हैं कि जब आप स्टेट को बनाओगे ना तो स्टेट जो भी लॉ बनाएगा या जो भी स्टेट रूल बनाएगा उन लॉ और रूल के संदर्भ में वो एब्सोल्यूट होगा। अभी तो मैंने पढ़ाया है, लेकिन एब्सोल्यूट का एक और मतलब वो बताते हैं। एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट का मतलब इसके पास जो पावर होंगी वो अनलिमिटेड होंगी। दूसरी बात, इसके पैरेलल किसी के पास उतनी पावर नहीं होगी। कई बार आप एक वर्ड सुनते हो हिंदी में, समानांतर। समानांतर का सामान्य सा मतलब होता है एक ये गवर्नमेंट और एक ये गवर्नमेंट, इसको भी उतने राइट, इसको भी उतने राइट। इसको बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट, दोनों के पास समान शक्तियाँ। यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं होंगे। पैरेलल का मतलब आपको पता है ना कि आज भी आप सोसाइटी में देखते हो कि स्टेट के अपने रूल हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के अपने रूल हैं। अभी तक कम्युनिटी का अपना इनका रूल तो क्या था? 3 तलाक। 3 तलाक क्या था? एक तरीके से महिलाओं पर अत्याचार ही तो था। 3 तलाक के माध्यम से महिलाओं को प्रताड़ित ही तो किया जाता था, उनका उत्पीड़न ही तो होता था। स्टेट बेचारा चुपचाप बैठा रहता था। स्टेट ने क्या कहा कि भाई हम एब्सोल्यूट हैं और हम जो बनाएंगे वही रूल है, तो आपका जो पर्सनल रूल है ना ये किसी काम का नहीं है। आपका जो 3 तलाक का इशू है ना वो किसी काम का नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो स्टेट के ओरिजिन को मानना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ और समझ गए होंगे कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो ये कहना होगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा, भारत माता को मानना पड़ेगा, भारत की बात को मानना पड़ेगा और इंडिया के आइडिया को मानना पड़ेगा। तो साहब ये 3 तलाक फिर नहीं रहेगा। अब आप समझ गए। आपसे जब भी क्वेश्चन अगर ये पूछे, देखो ये चीज़ें आपके दिमाग को खोलती हैं। ये पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? आपके दिमाग के उन ब्लॉक्स को ओपन करना। अब आपसे अगर कोई पूछेगा इंटरव्यू में, क्या आपकी नज़र में 3 तलाक को वायलेट करना या समाप्त करना जो वो था उचित था या अनुचित था? क्या ये आपकी नज़र में धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार नहीं है? तो आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा, सर स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन की वेलफेयर को श्योर करे। वो ऐसे हर एक रूल को वायलेट करे जो उसके सिटीजन को एक्सप्लॉइट करते हैं या उस सिटीजन को उत्पीड़ित करते हैं,
उत्पीड़न वाले हर एक रूल को वायलेट करना या उसको इरिडेट पूरी तरह से एग्जिट करना या इरेज करना, ये स्टेट की ड्यूटी है और स्टेट ने वही किया। आपसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं साहब हॉब्स ने कहा था कि स्टेट का जब ओरिजिन होगा तो उसको एब्सोल्यूट पावर मिलेगी और उसके एब्सोल्यूटिज्म में कोई भी पावर उसके पैरेलल नहीं होगी, तभी वो अपनी लॉ को और अपने रूल को सही से इम्प्लीमेंट कर पाएगा और सोसाइटी में एक हार्मनी और एक पीस को इस्टेब्लिश कर पाएगा। और जब सोसाइटी में पीस होगी, हार्मनी होगी, तो वो सोसाइटी प्रॉस्पर होगी और वो सोसाइटी सर्वाइवल होगी। और वहाँ पर जो ह्यूमन है उसका जो राइट टू लाइफ है, उसकी जो राइट टू एजुकेशन है, उसकी जो राइट टू डिग्निटी है, वो श्योर हो पाएगी। यानी कि समाज समृद्ध बन पाएगा, समाज शांतिपूर्ण बन पाएगा, समाज एक विकासवादी बन पाएगा और समाज में लोग अपना जीवन अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। ये स्टेट से हो पाएगा। कई बार आपने सुना होगा जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया क्या था कि पुनर्जागरण के पहले सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका होता था? चर्च का। चर्च जो कह देता था वही सब कुछ होता था। तो चर्च का ये जो डोमिनेंस था, इसको रोकने के लिए क्या हुआ? स्टेट का ओरिजिन हुआ, स्टेट को पावर दी जाने लगी और स्टेट ने आगे चलकर चर्च को डोमिनेट किया और चर्च को हरा दिया और स्टेट अपने आप में ओरिजिन में आ गया। और जब स्टेट को पावर मिलने लगी फिर स्टेट के टाइप बनने लगे। कहीं पर पार्लियामेंट्री स्टेट बनने लगा, कहीं पे डेमोक्रेटिक स्टेट बनने लगा, कहीं पे ऑथोरिटेरियन स्टेट बनने लगा, कहीं पे अनार्किज्म आने लगा, कहीं पे ऑटोक्रेसी आने लगी। ठीक है, हर जगह अलग अलग हुआ। कहीं पे मिलिट्री शासन आप देखते हैं आज भी। तो स्टेट के अलग अलग टाइप हो गए, वो हमें पढ़ना नहीं, हमारे किसी काम के भी नहीं है। तो आप इतनी बातें समझ गए कि स्टेट का क्या रोल है और स्टेट के पैरेलल क्या कोई बॉडी आएगी या कोई नहीं आएगी? तो नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यानी कि अगर आपको पता चले कि खाप पंचायत ने कोई एक कानून बनाया है, ध्यान देना, खाप पंचायत ने कोई कानून बनाया है कि दूसरे धर्म की लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ विवाह नहीं कर सकती है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो स्टेट है, वो कहता है कि नहीं हमें मानना चाहिए, हमें उनके विवाह को परमिशन देनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? क्या खाप पंचायत की बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या आप इसकी रूल्स को मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप स्टेट के रूल्स को मानेंगे। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि आप दोनों 18 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, देखो मैं आप दोनों का मतलब आप लोग नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर हैं भी तो खुशी मनाना कि हाँ चलो कम से कम मास्टर हमारी तारीफ तो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप दोनों लोग 18 वर्ष उम्र क्रॉस कर चुके, आपको ये डिसीजन लेने का राइट है कि हम किस व्यक्ति से, किस धर्म में किससे विवाह करें, तो आप उससे विवाह करें। कोई अगर संगठन, कोई अगर नेता, कोई अगर भारत की शक्ति आपको रोकने का प्रयत्न कर रही है तो आप उनको स्टेट के माध्यम से ब्रेक डाउन करा सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। फिर एक और यहाँ पे बताता हूँ एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? कि मान लीजिए आपकी एक अच्छी उम्र हो गई है, लेकिन कोई रिलीजन है वो जबरदस्ती आपको अपने धर्म में लाना चाहता है, आपका धर्मांतरण करा रहा है, तो किसकी ड्यूटी है इस धर्मांतरण को रोकना? स्टेट की। स्टेट इसको रोकेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट सुपर है, स्टेट के पास पावर है। तो ये इनके पास पावर कहाँ से आ गया कि आप धर्मांतरण करा दें? क्योंकि स्टेट क्या कहता है कि हम एक तरीके से सेकुलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और जब हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप धार्मिक क्यों बन रहे हो? समझ रहे हो? ऐसे आप जब कभी किसी डिबेट में, किसी डिस्कोर्स में आप जब पार्टिसिपेट करें और ऐसे आप अपने व्यूज़ रखें, केस स्टडी जब हम बताएंगे कि खाप पंचायत ने ये कहा है और आप उस ज़िले के कलेक्टर हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे अभी मैंने शायद 3 महीने पहले, पूरी क्लियर तो जानकारी नहीं है कि मतलब मैंने कब वो वीडियो देखा था, आप लोगों ने देखा होगा अधिकांश बच्चों ने, और कई बार वो न्यूज़ में भी चर्चा में रहा था, और आपने वीडियो देखा होगा कुछ और सोच के, लेकिन मैंने वीडियो देखा था कुछ और सोच के। वो वीडियो था एक मुस्लिम सज्जन का, बहुत ही, वो कद में छोटे हैं, कद में छोटे थे, उनका नाम देखो मुझे नहीं याद है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वो मुस्लिम सज्जन क्या थे, उनका विवाह नहीं हो रहा था, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई। वो गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में वहाँ पर
वहाँ के पुलिस अधिकारियों से कहते हैं कि मेरा विवाह करा दीजिए साहब किसी भी कन्या से। ध्यान देना यहाँ पे, मेरा विवाह करा दीजिए साहब किसी भी कन्या से। ठीक है, पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि अपने हर एक नागरिक का ख्याल रखे। इतना समझना, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं जो शब्द अब बोलने जा रहा हूँ ये मेरे नहीं है, ये उस समय वहाँ के आईपीएस ऑफिसर के शब्द हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर एक नागरिक का ख्याल रखे, लेकिन पुलिस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी नागरिक को जबरदस्ती उसका ख्याल ना रखे। ये बात उनके वहाँ के एसपी साहब की है। एसपी साहब यही बोले कि हमारे पास ये सज्जन तो आए थे कि इनका विवाह करा दें, लेकिन साहब हम अपने इस रूल्स का, इस आईपीएस आईएएस की पोस्ट का मिसयूज नहीं कर सकते। हम परसुएट कर सकते हैं कि कोई देवी जी, कोई कन्या जी इनसे विवाह कर लें। समझ रहे? यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्टेट ने हर एक चीज करने की कोशिश की, लेकिन स्टेट अपने रूल्स को जबरदस्ती नहीं थोप रही है, भले ही पावरफुल है, यानी कि आपकी डिग्निटी की रक्षा कर रही है और दूसरे की भी डिग्निटी की रक्षा कर रही। इतनी बातें आप समझ गए। एक और बात यहाँ समझिए, वो क्या कि ये जो है स्टेट, ये नहीं कह रहा कि हम किसी भी लड़की से विवाह कराएंगे या उस लड़की को हम दबाव बनाएंगे। हम आपके कल्याण के लिए बात कर सकते हैं, कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, हम गुजारिश भी नहीं करेंगे। समझना, आप जब आईएएस बन जाएंगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे कि एक प्रेमी होगी, एक प्रेमिका होगा। ठीक, प्रेमी होगी, प्रेमिका होगी। ठीक है, प्रेमिका और प्रेमी जो भी समझो आप, दोनों होंगे, आपके पास आएंगे, उनके फैमिली वाले भी आएंगे और आपको दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो आप किसको चुनेंगे? आप रूल को चुनेंगे, लॉ को चुनेंगे। भले घर में आकर आप रोएं, भले आप घर में आकर अपनी लव मैरिज की हुई अर्धांगिनी से लड़ जाएं, लेकिन आप उस वक्त उस कुर्सी पे रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि स्टेट की ये ड्यूटी है। समझ रहे हैं? तो केस स्टडी जब हम कराएंगे तो हम आपको ये सारे रूल फिर से बताएंगे, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है इसलिए ना समझ में आए क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, अभी थ्योरी हो रही। थिंकिंग बेसिस पे हम आपको हर एक चीज बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब जब इतनी बातें आप समझ गए, ये भी चीज़ जान गए कि हाँ ये क्या है, स्टेट किस तरीके का है, तो मोटे तौर पर अगर हम ये कहें कि हॉब्स का जो स्टेट है वो क्या शो करता है, हॉब्स का स्टेट दो बातों की बात करता है। पहली बात क्या करता है? पहली बात करता है कि हर एक व्यक्ति की फिजिकल सिक्योरिटी हो। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? उसकी संपत्ति की सिक्योरिटी हो। ठीक है, उसकी एक तरीके से सुरक्षा हो। ठीक है, एक तरीके से कहीं पर वो जा रहा हो उसके रहने खाने की सुरक्षा हो। और दूसरी ये सिक्योरिटी की बात क्या करते हैं? सोशल सिक्योरिटी का मतलब कि समाज उसका बहिष्कार न कर दें। आपने देखा होगा कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान कई परिवारजनों ने, कई रूम रेंट वालों ने, कई सोसाइटी के लोगों ने बाहर से आए हुए लोगों को बहिष्कृत कर दिया। तब स्टेट ने अपने रूल्स के माध्यम से उनको समझाया कि नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को, किसी की डिग्निटी को ऐसे हार्म नहीं पहुंचा सकते। समझ रहे हैं? तो इस चीज को रोकने का प्रयत्न किया हॉब्स ने अपने दो स्टेट के कॉन्सेप्ट से, यानी कि हॉब्स का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो अन्य की अपेक्षा बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। इतनी बातें जब आप समझ गए तो प्रश्न एक और उठता है। प्रश्न क्या उठता है कि हॉब्स ने जो ये बातें कही ये अन्य की अपेक्षा कैसे अलग हैं? अन्य की अपेक्षा का मतलब कि हॉब्स ने जो ये कहा शुरू में कि मानव जो है वो एक तरीके का लालची है, मानव जो है वो एक तरीके का स्वार्थी है। क्या सच में मानव जो होता है वो स्वार्थी होता है? क्या सच में आप लोग स्वार्थी हैं? सबके सब स्वार्थी हैं क्या? सबके सब श्री आईएएस एकेडमी से स्वार्थ में जुड़े हैं क्या? अभी मत बताना कि हाँ सर हम स्वार्थी नहीं हैं, बताना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। तो मोटे तौर पर निष्कर्ष क्या आएगा कि कोई भी नहीं स्वार्थी है। तो फिर हॉब्स ने जो कहा ये तो गलत हो गया ना, हॉब्स ने जो कहा गलत हो गया। इसीलिए हॉब्स की जब रेलेवेंस की हम बात करते हैं, हॉब्स के जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो हॉब्स यहाँ पे रॉन्ग पाए जाते हैं,
क्योंकि हॉब्स ये मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति जो होता है वो स्वार्थी होता है, वो लालची होता है। हॉब्स मानव के उस स्वरूप को नहीं बताते हैं जिस स्वरूप को अरस्तु ने बताया, जिस स्वरूप को सुकरात ने बताया, जिस स्वरूप को इनसे पहले के लोगों ने बताया। अरस्तु क्या कहते हैं कि मानव जो है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब कि मनुष्य सामाजिक एक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब बहुत ही अच्छा इंसान, उसके अंदर ना छल है, ना कपट है, ना द्वेष है, ना तृष्णा है, स्वार्थ तो है ही नहीं। मतलब वो बिल्कुल बेहतरीन है, शांत स्वभाव का है, शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा है। अब शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा है, लालची भी नहीं है, स्वार्थी भी नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि वो मानव की उन्नत अवस्था है। इसीलिए हॉब्स और लॉक के पहले के जितने भी उस समय के स्कॉलर हुए, विचारक हुए, उन सब ने मानव को एक अच्छा प्राणी बताया। लेकिन हॉब्स ने क्या किया, मानव को एक सेल्फिश बता दिया। अब एक बात बताओ, अगर हमें किसी भी चीज़ के दो एंगल पता चल जाए कि हाँ शराब पीना कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानमंद है, तो ही तो हम तार्किकता के आधार पर कोई एक निश्चित परिणाम पर पहुंच पाएंगे ना। अभी तक आप जब देखते थे तो पता चलता था मानव बहुत अच्छा है, आपको पता चल गया कि मानव बहुत लालची है। तो एक बात बताइए, आप जब भी किसी को पैसा देंगे तो मन में ये भी रहेगा ना, ये भले ही कितना अच्छा हो, अगर ये बेईमानी कर गया तो ठीक है। तो आपने क्या सोचा, इसने आपसे 5 लाख रुपए मांगे, ठीक है, आपने सोचा बेईमानी कर जाएगा, आपने कहा भाई साहब 2 लाख है हमारे पास, 3 लाख तो बचाए ना आपने। 3 लाख कैसे बचाए, दूसरे एंगल को समझने के बाद। यानी कि किसी भी चीज की एक प्रॉपर फुली पिक्चर को रिप्रेजेंट करने में हॉब्स के विचार काफी रिलेवेंट हैं। यानी कि हॉब्स व्यक्ति को दो तरफा विचारों यानी कि द्वंद्वात्मक रूप से तार्किकता की ओर पहुंचने के लिए काफी सकारात्मक नियम बताते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि हॉब्स इसलिए रेलेवेंट हैं, हॉब्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हॉब्स ने अगर ये चीजें बताई हैं कि मानव लालची है, तो हो सकता है कई चीजों में लालची हो। आप आईएएस बनना चाहते हैं पोस्ट के लिए, हो सकता है आप आईएएस बनना चाहते हैं दहेज के लिए। अब यहाँ पे छोटी सी मैं इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था बहुत पहले, मतलब मैं उसको पढ़ाता था, तो एक दिन ऐसी मेरी बातचीत हुई उस व्यक्ति से, उस सज्जन महोदय से, नाम तो नहीं ले सकता उनका। तो जब मेरी बातचीत हो रही तो मैंने उससे पूछा कि आप आईएएस बन गए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले। वो मुझसे बोला कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक शादी करूँगा। एक ही करेगा मान लो शादी, ठीक है, 10 नहीं, एक शादी है, ठीक है, एक शादी करूँगा बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, एक शादी करोगे, शादी में दहेज लोगे? बोला हाँ लेंगे। मैंने कहा कितने लोगे? बोला 10 तलोड़, मतलब तुतलाते। मैं देखो तोतलेपन को बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उसकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बोला मैं 10 तलोड़ लूँगा। मैंने कहा 10 तलोड़ में कितने दिलो होते हैं? बोला 10 तलोड़ में ना बहुत दिलो होते हैं। मैंने कहा इसका क्या करोगे? बोला 10 तलोड़ में पत्तित लाती फालतूना लाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करोगे? बोला फिर उसके बाद बंदला लूंगा। मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोला फिर मैं अपने बत्तों तो वैसे धूमूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करोगे? एक आइलैंड पलते तलूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आप यहाँ ध्यान दो, आप आईएएस किस लिए बनना हो? समाज सेवा के लिए। आप आईएएस किस लिए बनना हो? निस्वार्थ सेवा के लिए। आप आईएएस क्यों बनना हो? अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए। माता पिता को सुख सुविधाएं देने के लिए आप आईएएस नहीं बनना हो, और न माता पिता आपकी सुख सुविधाएं लेंगे। माता पिता इसलिए आपको आईएएस नहीं बना रहे कि आप उनके लिए एक साड़ी परचेज करके ले जाएं, आप उनके लिए पैंट शर्ट का एक कपड़ा ले जाएं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारे बच्चे का कोई शोषण ना कर पाए। इसलिए वो इतनी सुप्रीम पावर आपको बनाना चाहते हैं कि कोई आपको दबा ना पाए। जैसे मैं कई बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, हालांकि आप लोगों को तो हमने एक यूपीएससी मोटिवेशन ग्रुप भी बना दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं एक कोट डाला है। कोट क्या है
कि आईएएस इसलिए मत बनो कि ताकि आप दूसरों को दबा सको, बल्कि आईएएस आप इसलिए बनो कि दूसरे आपको ना दबा सकें। ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके अंदर इतने फीचर हैं, आप इसलिए आईएएस बन रहे हो। ये सज्जन महोदय क्या स्वार्थ से प्रेरित नहीं है? क्या 10 करोड़ रुपए से प्रेरित नहीं है? क्या ये पत्तित फलताती फालतूना थे प्रेरित नहीं है? आप तो ना इतना, मतलब मैं उसी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो ये सोचिए मतलब कि ये भी तो है। कई सारे आईएएस ऑफिसर्स आप देखते हैं रिश्वत के नाम पे पकड़े जाते हैं, और कई आईएएस ऑफिसर हैं अशोक खेमका जैसे, वो पूरी जिंदगी बिना रिश्वत न लेने के कारण सस्पेंड होते रहते हैं। सोचो, कुछ लोग हैं जो रिश्वत के कारण सस्पेंड होते हैं, और कुछ हैं जो रिश्वत नहीं लेते हैं इसलिए सस्पेंड होते हैं। तो दोनों चेहरे मिल गए ना। आपके पास कोई ब्राइब देने आया कि आप हमारा ये प्रोजेक्ट काम करा दीजिए, आपने उस समय वो ब्राइब ले ली, मतलब रिश्वत ले ली, तो आप क्या हुए? एक तरीके से हॉब्स के विचारक। अगर आपने ब्राइब नहीं ली तो आप क्या बन गए? अरिस्टोटल के विचारक। अब प्रश्न उठता है, क्या सिंगल ऑफ हॉब्स बने रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अगर आप बने रह गए तो आपके ऊपर सीवीसी बैठा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार के नाम पर आपको सख्त तलब करेगा। अगर आपने ले लिया या अगर आपने ले लिया या नहीं लिया, ठीक है, तो एक बात बताइए, आप अगर सामाजिक प्राणी बने हैं तो अशोक खेमका की तरह सस्पेंड होगा। तो क्या करें प्रभु? मध्यम मार्ग अपनाएं, मध्यम मार्ग की ओर चलें, अपने ऊपर के ऑफिसर्स को बताएं, उनको बताएं कि साहब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमें ये डील करना है। वो नहीं मानते हैं, और लोगों को बताएं, ऊपर के और लोगों को बताएं, पब्लिकली बताएं, मीडिया में ओपन करें, तो आपका स्वार्थीपन का चरित्र खत्म हो जाएगा। आप जो स्वच्छ हैं वो बिल्कुल बना रहेगा, और एक तरीके से आप सिटीजन की वेलफेयर में कुछ कर पाएंगे। समझ रहे इतनी बातें? तो इसीलिए दोनों एंगल को समझने के लिए ये ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे एक बात और आती है। हॉब्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, रूल तो हर जगह होते हैं ना, लॉ तो हर जगह होते हैं। ये रूल और लॉ होना ही केवल पर्याप्त नहीं है। यानी कि अगर तलवार है कानून के लिए, वो तभी तलवार है जब तक उसमें शब्द हैं कोई। अगर उसमें तलवार में कोई पावर ही नहीं है तो वो बिल्कुल एक तरीके की लोहे की है, कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि आप इसको थोड़ा और उल्टा कर करें कि अगर किसी के पास तलवार होगी, अगर किसी के पास कोई पावर होगी रूल की, लॉ की, तभी तक वो कानून है, वरना तो हमने कह दिया कि शब्द हैं। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा शिवगामिनी देवी जी का। कौन है शिवगामिनी देवी जी? बाहुबली मूवी नहीं कहती हैं कि मेरा वचन ही मेरा शासन है? यानी कि उनके जो शब्द हैं वही कानून है, उनके जो शब्द हैं वही तलवार है। तो शब्द और तलवार का मतलब क्या हुआ? वो लॉ में सुपरमेसी हैं, वो उस समय वहाँ की महारानी हैं, उस समय की साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र सशक्त महिला हैं। समझ गए? तो ये कहाँ से उनको मिला? वहीं से मिला, अथॉरिटी। इतनी बातें समझ गए? अब यही चीज़ अथॉरिटी की तो कमी है। हमारे इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं, उनकी जो कन्वेंशंस हैं, उनके जो प्रोटोकॉल हैं, उनकी जो ट्रीटी हैं, अब आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार क्या कारण है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जितनी भी कमिटमेंट की जाती हैं, उन कमिटमेंट को फुलफिल न करने वाले स्टेट्स पर किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाते, किसी भी प्रकार का उनको दंड नहीं दिया जाता, तो यही रीजन है कि स्टेट वहाँ पे पावर नहीं है, वो बॉडी इतनी अथॉरिटी रूप से पावरफुल नहीं है। यूएन है तो, लेकिन कम पावरफुल है। वहीं आप बीओडी को देखें या कहें कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन को देखें, सॉरी सीबीडी को आप देखें, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या करती है? बैन लगा देती है। क्योंटो प्रोटोकॉल को देखें, अपनाना है अपना लेंगे कभी जिंदगी में। हमने परमाणु के लिए संधियां की, ठीक है, क्या वो एंटीपीसीआर या जितनी भी हमारी संधियां हैं क्या वो फुलफिल हो पा रही?
नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी नहीं है ऊपर। तो आप जब भी ऐसे एथिक्स में कहीं पर भी कुछ लिखेंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ यूज कर सकते हैं एथिक्स का, कि हाँ ये बातें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, काफ़ी सारा हमने आपको कवर करा दिया। देखो, हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते हैं, अच्छे से आपको पता है, फिर मज़ा नहीं आएगा ना, फिर एक एक लाइन वही बताओ, वो मज़ा नहीं आता है। ऐसे क्या कि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट की समझ हो गई। पीडीएफ में हमने आपको पूरा क्रम वाइज दे दिया है, अब आप पीडीएफ पढ़ लेंगे, हम आपको फिर क्वेश्चन करा देंगे तो आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब बात आती है कि हॉब्स के जो इथिकल आइडिया हैं लाइफ को लेकर, किसी भी पर्सन की लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो भाई, ये जो स्टेट बनेगा ना, इसको हम सभी लोग सारे राइट तो दे देंगे, हर एक राइट दे देंगे अपना, कि जीना मरना संग तेरे, सब कुछ तेरे लिए कुर्बान, तू प्राण मांगेगी भी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, तेरे लिए तो मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, तू ऐसे, मतलब सब कुछ दे देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, प्राण दे दूंगा, यहाँ पे ये बात नहीं आए। ठीक है, कि मतलब तुम मुझसे पैसा मांगो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम मुझसे गाड़ी मांगो गाड़ी दे दूंगा, तुम मुझसे कहो कि समय दे दो मैं समय दे दूंगा। लेकिन तुम मुझसे अगर ये कहो कि मुझे अपना जीवन दे दो, मेरे लिए मर जाओ, तो ये नहीं दूंगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, हॉब्स यही कहते हैं। हॉब्स कहते हैं कि स्टेट को इन लोगों ने सब कुछ दे दिया, लेकिन इन लोगों ने एक राइट बस नहीं दिया। कौन सा? राइट टू लाइफ। यानी कि स्टेट ये डिसाइड नहीं करेगा कि इन व्यक्तियों के जीवन को छीन लिया जाए। स्टेट इतना एब्सोल्यूट नहीं बनेगा कि वो इन लोगों के राइट को छीने, और अगर इनके राइट को छीनेगा तो इन लोगों के पास ये राइट होगा कि स्टेट को समाप्त कर दें। यानी कि अथॉरिटेरियन स्टेट को, अधिनायकवादी राज्य को रोकने का बात करते हैं हॉब्स। ठीक है, यानी कि समय समय पर लेवाइथन को कमजोर भी बता देते हैं हॉब्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर इन्होंने राइट टू लाइफ को क्यों बचा लिया, मतलब जब सब कुछ ही दे रहे थे, अपना तन समर्पित, मन समर्पित, पूरा का पूरा जीवन समर्पित, तो भाई साहब ने अपने ये राइट टू लाइफ को क्यों बचा लिया। आप एक बात बताइए कि स्टेट के पहले की जो स्थिति थी वो क्या थी? स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि सब कुछ प्रकृति के अनुकूल था, यानी कि जिसके पास जैसी पावर, जैसा सब कुछ कर रहा वैसे अपनी जिंदगी जी रहा था। तो क्या था उस जीवन में? उस जीवन में लोगों का जीवन ही तो खतरे में था। जीवन को ही तो बचाने के लिए उन्होंने स्टेट का गठन किया, और जीवन को बचाने के लिए अगर स्टेट का हम गठन कर रहे हैं और जीवन का ही राइट हम इनको दे दें कि हाँ आप हमारी मृत्यु के निर्धारक बन जाइए, आप हमारे मृत्यु के वाहक बन जाइए, तो फिर स्टेट का क्या फायदा? सिंपल सी बात है, आप आईएएस क्यों बन रहे हो? समाज की सेवा करो। कल आप ही किसी रेप के केस में फंस जाओ तो क्या होगा? आईएएस बनने से क्या फायदा था भाई? जब आपको इतने बुरे कृत्य करने ही थे तो बाबा राम रहीम बनने की क्या जरूरत थी? जब आपको इतना ज्यादा प्रताड़ित करना ही था तो आसाराम बापू बनने की क्या जरूरत थी भाई? समझ रहे हो इस बात को? यही चीज है कि हम सारे राइट आपको दे देंगे, लेकिन हम अपनी राइट टू लाइफ को नहीं देंगे। यानी कि एक तरीके से अगर हम ये कहना चाहें कि हॉब्स के जो आइडिया हैं, उस आइडिया में राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू डिफेंस भी है। यानी कि अगर स्टेट राइट टू लाइफ को छीनता है तो उसको बचाने के लिए आप स्टेट को समाप्त कर दें। समझ गए? प्रश्न उठता है कि आखिरकार हॉब्स ऐसी बातें करते क्यों हैं? हॉब्स का कहना है कि देखो भाई, जिंदगी की जो बागडोर है वो किसके हाथों में है? भगवान के हाथों में। उसने हमें राइट दिया है जीने का। आप कौन होते हो छीनने वाले? नहीं कहा जाता है कि मुझे जो जिंदगी जीने का हक मिला है, जैसे आप लोग हमेशा एक लाइन सुनते होंगे, सुना है या नहीं सुना है, हमने कई बार गाड़ियों के पीछे देखा है कि उसमें एक लाइन आपको लिखी मिलती है, बड़ी अच्छी लाइन है, हाँ, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता है हमारी, हमारे जीवन के मतलब रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। जो ट्रक वाले होते हैं ड्राइवर, वो अपने पीछे
गाड़ी में लिखे होते हैं। कई बार आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, ऐसे भी वर्ड मिलते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे ट्रक ड्राइवर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, मोटिवेशनल बातें। तो उसी में मैंने ये लाइन देखी थी कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता है हमारी, हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। तो जब हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं तो स्टेट को ये कहाँ से राइट है कि वो भगवान को चुनौती दे दे। समझ रहे हैं? तो इतनी बातें आप समझ गए, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे समझनी थी। यानी कि नैतिक जीवन के लिए अगर हम बात करें तो हॉब्स राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं और हॉब्स कहते हैं कि राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हॉब्स के विचारों की प्रासंगिकता की। तो सिंपल सी बात है कि हॉब्स के विचारों की प्रासंगिकता क्या है कि हॉब्स के विचारों की प्रासंगिकता ये है कि इन्होंने मानव के दो रूपों को दर्शाया, एक उसके लालचीपन को और एक उसके सद्गुणीपन को। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे प्यार करती हैं या आप किससे प्यार करते हैं। आप एप्पल के आईफोन वाले व्यक्ति के साथ में जाना पसंद करेंगी, हैंडसम लुक वाले के साथ में जाना पसंद करेंगी, या जिसका चरित्र बेहतरीन है उसके साथ जाना पसंद करेंगी। यही लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई लड़का है क्या रूप को देखकर उससे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है या उसके अंदर के जो रंग हैं, उसके जो गुण हैं, उनको देखकर वो ये देखे कि उसकी जो अर्धांगिनी है वो लालची है क्या, उसकी जो अर्धांगिनी है क्या वो सिर्फ पैसे के बल पर उससे प्यार करती है। क्योंकि प्यार पैसे से नहीं तोला जाता। प्यार का मतलब होता है जहाँ पैसा ही ना हो। ठीक है, अनलिमिटेड प्यार जिसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे मतलब कितना भी बुरा से बुरा वक्त हो वहाँ पे भी एक मुस्कान निकले, वो प्यार होता है। कभी बताएंगे प्यार वास्तव में होता क्या है। ठीक है, ये यहाँ का डिबेट का इशू नहीं है। लव हम आपको पढ़ाएंगे कब, जब वैल्यू पढ़ाएंगे ना, वैल्यू फैमिली की वैल्यू में, तो वहाँ पे प्यार बताएंगे और उस प्यार को बहुत अच्छे से बताएंगे। क्यों इसलिए बताएंगे क्योंकि आप लोग अभी आईएएस बन रहे हो सकता है अभी आप में से किसी का प्यार हुआ हो, किसी से हो भी रहा हो, चल भी रहा हो, ब्रेकअप भी हो जाए। हो सकता है जब तक हम आपको पढ़ाने के लिए आए तब तक आपका ब्रेकअप हो चुका हो। तो उस समय अवसाद की स्थिति में कैसे बाहर निकलें, कैसे सुसाइड ना करें, तो इसलिए प्यार पढ़ाएंगे। और प्यार इसलिए भी पढ़ाएंगे क्योंकि जब आप आईएएस बन जाएंगे ना और लबसना जाएंगे, वहाँ किसी नारी या किसी देवता को अगर आपने देख लिया तो आपको प्यार हो जाएगा। हो सकता है फैमिली वाले आपकी बात ना माने क्योंकि वो अलग जाति के होंगे, आप अलग जाति के होंगे, वो अलग धर्म के होंगे, आप अलग धर्म के होंगे। तो उस वक्त आपको किसकी बात माननी चाहिए, किसके प्यार को तवज्जो देना चाहिए, इसलिए भी हम वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके अंदर के हर एक व्यक्ति को एथिक्स में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप आईएएस बनेंगे ये तो निश्चित बात है, लेकिन आईएएस बनने के अलावा आप जीवन में एक आईएएस बने, है ना, वो एक ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि आईएएस बनने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं कि आप आईएएस बन जाएंगे तो दुनिया के सारे गम आप भूल गए। गमों की शुरुआत है आईएएस बनना। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। ये भी समझ गए कि सिटीजन के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होते, स्टेट के पास कुछ राइट होते हैं और ना स्टेट के पास पूर्णतः एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, हॉब्स का अरिस्टोटल का अंतर समझ गए कि वो लालची समझते हैं तो वहीं पे अरिस्टो उसको सद्गुणी मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार जो हॉब्स ने विचार बताए इनको इम्प्लीमेंट अगर हम करें या कहें कि इनका एप्लीकेशन के रूप में अगर हम उपयोग करें तो क्या प्रासंगिकता है, इस पर प्रश्न आएगा आपसे प्रासंगिकता को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉब्स क्या कहते हैं। हॉब्स कहते हैं कि देखो मानव के साथ में ना हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी। ठीक है, मानव को एक तरह से सिक्योरिटी भी चाहिए होती है और प्राइवेसी भी चाहिए होती है। सिंपल सी बात, मैं अपने से आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, आप लोगों के एग्जांपल से नहीं लूँगा। प्राइवेसी, जैसे कि आप में से कई सारे देवी जी, कई सारे सज्जन हमेशा कहते हैं कि आप इतनी प्राइवेसी क्यों रखते हैं। तो प्राइवेसी इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी किस चीज़ की, सिक्योरिटी वायरस की। वायरस किस चीज़ का, कंप्यूटर का नहीं, सोसाइटी का, लोगों का, फालतू लोगों का, परेशान करने वाले लोगों का। अगर हमने सोचो आपको अपना नंबर दे दिया तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आप में से कई सारे बच्चे इसीलिए फ़ोन करेंगे कि सर खाना आज हमने नहीं खाया, सर मेरा बाबू मुझे छोड़कर चला गया, सर मेरा सोना मुझे छोड़कर चला गया। ऐसे फ़ोन करेंगे
कुछ तो ऐसे आएंगे सर यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का आएगा, सर क्या मैं आईएएस बन जाऊंगा, क्या सर नहीं बनूंगा। अब आप बताओ, अगर हर व्यक्ति से मैं 10 मिनट कॉलिंग पे ही बात करूंगा, 20 बच्चों ने अगर मुझे कॉल किया तो 200 मिनट मेरे चले गए, यानी कि 20 बच्चों, हाँ 200 मिनट चले गए। 200 मिनट का मतलब 3 घंटे हमारी एक एथिक्स की क्लास हो जाएगी। इसलिए हम प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ये तो हो गई सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी में। कई बार क्या होता है कि स्टेट को कुछ चीज़ें देश की बचाने के लिए आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन करना पड़ता है। आपकी व्हाट्सएप चैट को उन्हें पढ़ना पड़ता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को उन्हें हैक करना पड़ता है, आपकी पर्सनल आधार डेटा को उन्हें चेक करना पड़ता है। तब आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि सर आप मेरे से आधार कार्ड क्यों मांग रहे हो, मैं कोई पाकिस्तानी हूँ। क्यों? क्योंकि वो मांगेगा। क्यों मांगेगा? सिक्योरिटी के लिए। किसकी सिक्योरिटी के लिए? आपकी सिक्योरिटी के लिए। सोचो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आधार कार्ड बनवा के इस देश में रहने लगा, अजमल कसाब शरीक है व्यक्ति, या कुछ धर्मांतरित कराने वाले लोग जिनका कनेक्शन कहीं और से हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? देश को पूरी तरह से तोड़ देंगे ना, देश को पूरी तरह से विखंडित कर देंगे। तो इसलिए उनका आधार कार्ड चेक करना जरूरी होता है, इसलिए उनसे हर एक स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी हो जाता है। तो वहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए कि स्टेट एक तरीके से हमारी प्राइवेसी को वायलेट कर रहा। हालांकि पुट्टास्वामी वर्सेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे ढंग से डिफाइन किया है कि किन किन सिचुएशंस में स्टेट किसी की भी प्राइवेसी को वायलेट कर सकता है, बशर्ते ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए, है ना। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, कई अभद्र टाइप के लोग होते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे लोगों की प्राइवेसी को वायलेट कर देते हैं। आजकल आपने कई घटनाएं सुनी होंगी ओयो होटल को लेकर, कि यहाँ पे क्या होती, सिक्योरिटी पहले थी, लोगों को सिक्योरिटी मिलती थी अच्छे ढंग से, लोग सिक्योरिटी के कारण जाते थे, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी का वायलेशन होने लगा। प्राइवेसी का वायलेशन मतलब कैमरे लगाए जाने लगे, लोगों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी प्राइवेसी को ब्रेक किया जाने लगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो लैपटॉप होता है, आपका कंप्यूटर होता है, कई बार उसको हैकर्स हैक कर लेते हैं, उसके फ्रंट कैमरे को हैक कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपकी प्राइवेसी वायलेट होती है। कई बार आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं सिक्योरिटी के चक्कर में, और वो आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर देती है। तो कई सिचुएशन में वो गलत है, तो सिचुएशन बता देते हैं कि हाँ इन सिचुएशन में ये चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन हॉब्स ये कहते हैं मोटे तौर पर कि अगर स्टेट आपकी प्राइवेसी को वायलेट करे, यानी कि उसको ब्रेक करे, तोड़े, आपकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करे, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है आपको सिक्योरिटी देना, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी में पीस और हार्मनी बनी रहे। इसीलिए स्टेट आपकी सिक्योरिटी को वायलेट करता है। लेकिन हॉब्स ये भी कहते हैं कि साहब समय दर समय स्टेट कमज़ोर हो रहा है। जैसा कि आप देखते होंगे 1993-1 के आसपास आपको एलपीजी रिफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। मैंने 3 डेट क्यों बताई? क्योंकि 1991 के बाद से शुरू हो जाता है प्रोग्राम, और 1993 तक आके इंडिया में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो एलपीजी रिफॉर्म आ जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन लोगों ने क्या किया? हमारी प्राइवेसी को उल्लंघन किया सिक्योरिटी के नाम पर। उन्होंने कहा कि आप थंब को लगाइए, अंगूठे को, प्राइवेसी तो आपकी छीन ली। उन्होंने कहा कि इस ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपकी हम गैलरी की सारी फोटो को एक्सेस कर लेंगे। आपने वायरस को क्यों एंटीवायरस को क्यों डाउनलोड किया? क्योंकि आपको सिक्योरिटी देगा, लेकिन वो आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है। तो यही चीज़ है। कई बार स्टेट को आपने देखा होगा, आता है कि स्टेट आपकी प्राइवेसी को उल्लंघन कर रहा है, आपके जो डाटा हैं उसको एक तरीके से वायलेट कर रहा है। आधार के डाटा का मिसयूज आपने सुना होगा ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब जब इतनी बातें आप समझ गए, तो यहाँ पे एक और छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा कि आपने पंचकुला की घटना सुनी होगी राम रहीम के समय। तो उस समय क्या हुआ था? स्टेट उस समय फेल हो गया था सिक्योरिटी देने के लिए। किसको? पब्लिक को। क्यों?
क्योंकि स्टेट क्या चाह रहा था कि राम रहीम को बिल्कुल प्राइवेसी, उनकी निजता का हनन ना हो। तो इस चीज को लेकर आलोचना हुई थी और इसको लेकर एक केस स्टडी भी आई थी। तो आपको वो केस स्टडी तो हम कराएंगे बाद में, लेकिन आप यहाँ ये समझ जाइए कि आपको जब भी वो केस स्टडी लिखनी पड़ेगी ना, तो आप बताएंगे कि वैसे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिक्योरिटी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए प्राइवेसी का उल्लंघन करना चाहिए। जैसे हमारे देश के एनएक्सी कमांडो या हमारे देश की एनआईए या हमारे देश का रा, ये क्या करता है? आपकी प्राइवेसी को वायलेट तो करता है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी को उसको ध्यान में रखना है। किसी को भी उठा के ले जाएगा, पूछताछ करेगा, 5 साल बाद पता चलेगा कि नहीं वो तो निर्दोष था। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट सुना होगा कि एनआईए कोर्ट ने उस इंसान को बरी किया, 3 वर्षों के बाद पता चला कि उसके पास कोई वो नहीं था। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे तो करेगा ही ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे पंचकुला में घटना हुई, स्टेट बिल्कुल नॉर्मल बना रहा, पब्लिक को सिक्योरिटी नहीं दी, तो स्टेट की फेलियर थी। तो हम ऐसे भी केस स्टडी आपको कराएंगे। इतनी बातें समझ गए? यानी कि आपको मैंने मोटे तौर पर बहुत सारी चीज़ें आज समझा दी। समझौतावाद समझा दिया, हॉब्स के बारे में बता दिया, उनके विचारों के बारे में बता दिया, प्रासंगिकता क्या है इसको बता दिया, ठीक है, इनके एप्लीकेशन क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, इसे बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि इनकी कमियां क्या हैं, आलोचना क्या है। तो पहली बात यही कि इन्होंने मानव को लालची बताया और यही कहा कि ये मानव ना केवल शक्ति को इकट्ठा करता है, बाकी इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। जबकि अरस्तु की आप बात कर लें, आप कांट की बात कर लें, आप हमारे देश के मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात कर लें, ये कहते हैं कि ह्यूमन एक बेहतरीन प्राणी है। हाँ, ये बात अलग है कि कौटिल्य हो या सिगमंड फ्रॉइड हो, ये सब भी मानव को खराब ही बताते हैं, उसे लालची बताते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। ठीक, ये एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं, लेकिन इनके एब्सोल्यूटिज्म को बेस बनाते हुए हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह उत्पन्न हो गए, इसलिए भी इनकी आलोचना होती है। इन्होंने ये जरूर कहा है कि आगे कोशिश ये हो कि हमारा जो स्टेट बने वो डेमोक्रेटिक हो, यानी कि लोगों के राइट को ध्यान में रखा जाए। कहने का मतलब इनके विचारों में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट निहित था, इसीलिए अमेरिका में वी द पीपल आया, इसलिए इंडिया में वी द पीपल आया। आप लोग जब पढ़ते हैं ना वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं कि विचारकों ने न केवल क्रांति को जन्म दिया बल्कि अमेरिका जैसे स्वतंत्र डेमोक्रेटिक स्टेट को भी जन्म दिया। तो कैसे जन्म दिया? ये आइडिया ही तो थे जिसने जिंदगी बदल दी। समझ गए? तो इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है कि कंक्लूजन के रूप में क्या समझें। तो कंक्लूजन के रूप में हमें बस यही समझना है कि आखिरकार इनके द्वारा जो आइडिया दिए गए उसकी रेलेवेंस क्या है। तो इन्होंने ये बताया कि जो मानव है वो नेचर से काफ़ी अच्छे से होते हैं, ठीक है। इन्होंने उसके फिलोसफिकल हों या उस समय के साइकोलॉजिकल हों, दोनों बातों को दर्शाया कि मनुष्य का दार्शनिक पक्ष क्या है, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि मानव न केवल सेल्फलेस है बल्कि वो सेल्फिश भी है, जो कि आज तक अभी तक किसी को पता नहीं था। इनके पहले के जो लोग थे वो मानव को अच्छा प्राणी बताते थे। और साथ ही जाते जाते इन्होंने एक तरीके से डिबेटेबल इशू छोड़ गए, जो कि आगे के कई सारे विचारक लॉक हों, रूसो हों, उन्होंने बेस बनाते हुए इनके विचारों पर काउंटर किया, ठीक है। और स्टेट रूपी कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ। समझ गए इतनी बातें? यानी कि मोटे तौर पर अगर हम ये कहें तो आप ये पूरी तरह समझ गए कि आखिरकार स्टेट आया क्यों, स्टेट का मीन्स क्या था, पर्पस क्या था स्टेट का, स्टेट ने किस तरीके से एक्ट किया, उस एक्ट में उसका क्या क्रिटिसिज्म था, उसकी क्या रिलेवेंस थी और उसकी करंट सिचुएशन में क्या रिलेवेंस है। क्या स्टेट वर्सेस प्राइवेसी, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल्स, स्टेट वर्सेस एब्सोल्यूटिज्म या स्टेट वर्सेस जो भी कॉन्सेप्ट थे, उन सबको आपने काफ़ी क्लियरली सुन लिया और समझ लिया, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ही पॉइंट गए हों, चिंतित नहीं होना है। क्यों नहीं चिंतित होना है? क्योंकि हमने समझौतावादी सिद्धांत में अभी एक को ही पढ़ा है, हॉब्स को। मज़ा तब आता है जब हम तीनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप लॉक को पढ़ लेंगे तो हॉब्स थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जब आप रूसो को पढ़ लेंगे तो हॉब्स और रूसो और लॉक तीनों पूरे क्लियर हो जाएंगे। वही बात है ना, जैसे अभी मैंने बताया हॉब्स के पहले लोग क्या कहते थे, मानव अच्छा है।
हॉब्स के बाद के लोग क्या कहते हैं कि मानव लालची है। तो अब हॉब्स ने कहा है ना दो बातें, हॉब्स ने एब्सोल्यूटिज्म स्टेट की बात की, अधिकारों की बात की, पावर की बात की। लॉक ने हो सकता है कुछ और डिफरेंट बताया, हो सकता है कि लॉक ने स्टेट को जो बताया उसकी पावर को लेकर कोई अलग उनका इशू रहा हो, कॉन्सेप्ट रहा हो सकता है कि लॉक ने जो स्टेट के बारे में बताया वो बिल्कुल ही हॉब्स से अलग हो और एक कदम आगे का हो। तो लॉक को भी हम पढ़ेंगे और रूसो को भी पढ़ेंगे। जब हम इनको पढ़ लेंगे तब हमारे माइंड में मोटे तौर पर 4 कॉन्सेप्ट आ चुके होंगे स्टेट के। आप सोचेंगे सर 4 कैसे, आप गलती कर दिए, 3 ही तो हैं भाई। एक हॉब्स हो गया, एक लॉक हो गया, एक रूसो हो गया और एक इनसे पहले के विचारक जिसमें अरिस्टोटल आते हैं कि अरस्तु ने मानव को कैसे माना। तो 4 कॉन्सेप्ट जब आपके पास आ जाएंगे तो आप बताइए, जब आपके पास 4 डायमेंशन में सोचने की क्षमता है कि हाँ ये चीज़ें 4 अच्छी हैं और इसमें ये बुरी बातें हैं, तो ही तो आप तार्किकता डेवलप कर पाएंगे, तो ही तो आपके अंदर रीजनिंग डेवलप हो पाएगी, तो ही तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग आ पाएगी। बच्चे कहते हैं डिसीजन मेकिंग की सर एक अलग से बुक ले लें, क्या करोगे बुक लेके? डिसीजन मेकिंग तो आपकी अपने आप आ जाएगी जब आप इतने आइडिया कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आपको नेक्स्ट में क्या पढ़ाएंगे, लॉक पढ़ाएंगे और रूसो पढ़ाएंगे। अब यहाँ 2 बातें ध्यान रखना, हम आपको लॉक और रूसो को एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे, यानी कि अपने नेक्स्ट पार्ट 8 में जब वहाँ पढ़ाएंगे ना तो आपको 2 बातें बता दें। ये एथिक्स के लिए तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एथिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कह रहे होगे सर नहीं आएगा तो फिर क्यों पढ़ा दे रहे हो? इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि ये तीनों को आप समझ पाएँ। ठीक है, दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहाँ आएगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री आप में से जीएस में भी आती है, ऑप्शनल में भी आती है। और जब तक आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझेंगे, हॉब्स लॉक रूसो को नहीं समझेंगे, आपको रूसो जब यहाँ समझ जाएंगे ना तो नेपोलियन आप अपने आप समझ जाएंगे, रूसो आप समझ जाएंगे तो आप वहाँ पे रॉबेस्पियर को आप समझ जाएंगे, आप लॉक को समझ गए तो उस समय स्टेट के ओरिजिन को समझ जाएंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझ जाएंगे। इसलिए हम आपको ये पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा पार्ट 9 जो वीडियो होगा उसमें जॉन रॉल्स की थ्योरी आएगी और जो पार्ट 10 होगा उसमें पार्ट 10 में तो फिर हमें फेमिनिज्म पढ़ना है, नारीवादी। पार्ट 11 जो आएगा उसमें हम चारों वो सुखवाद, स्वार्थवाद, पूर्णतावाद और विकासवाद उसे कवर कर लेंगे। और जब ये हमारा सब कवर हो जाएगा ना फिर हम शुरू करेंगे अपना दूसरा टॉपिक एप्टीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो में टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह सब 2-2 3-3 वीडियो के हैं। सबसे बड़ा टॉपिक यही है। देखो मुझे एक चीज़ पहले ये पता थी, मैं चाहता तो आप लोगों को क्या करता कि पूरी की पूरी इथिक्स 20 वीडियो में कंप्लीट कर देता, और 20 वीडियो में अगर कंप्लीट कर देता गारंटी है फिर भी आपको इथिक्स आ जाती। इथिक्स में आपके नॉर्मल नंबर 140 आ जाते, नॉर्मल। आपको अच्छे से पता है कि हम आपको 140 के लिए पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे। हम आपको 150 प्लस पढ़ा रहे हैं कि 190 तक आप कम से कम पहुँचें, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें लगभग इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो लाने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 100 के अंदर वीडियो होंगे। हो सकता है 50 से 60 हो सकता है 70 हो, लेकिन ये है कि इसको पढ़ लेने के बाद आपकी सोसाइटी भी कवर हो जाएगी, आपकी गवर्नेंस भी कवर हो जाएगी, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाएगी, सोशल जस्टिस कवर हो जाएगी, इंटरव्यू आपका कवर हो जाएगा, ऐसे आपका कवर हो जाएगा। कई बार ऐसे डायरेक्टली इसी से आता है, ठीक है। और एथिक्स के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री तो कवर ही हो जाएगी, समझ गए। तो इतना जब कवर होगा और इतने वीडियो अगर हम आपको बना के दे रहे हैं, गवर्नेंस अलग से लोग पढ़ाते हैं, हम आपको इसी में पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि एथिक्स और गवर्नेंस एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी पूरी बात समझ गए, आप ये भी समझ गए कि हाँ वास्तव में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 8 में लॉक और रूसो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।